तो आज निपटाने वाले यार क्लास 12th फिजिक्स का 5वां चैप्टर मैग्नेटिज्म एंड मैटर, जो कि एक आसान सा चैप्टर है, थ्योरी बेस्ड है और 3 से 4 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में ये आता है। वन शॉट वीडियो के अंदर मैंने ये चैप्टर पूरा कवर कर दिया है, बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया है और हर एक टॉपिक को कवर किया गया है जो आप लोगों के कोर्स में है बेटा जी। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा नीड है, तो जितना हो सके पढ़ने वाले बच्चों तक शेयर करिए इस चैनल को, ताकि चैनल ग्रो करे, चैनल से ज़्यादा बच्चे कनेक्ट हो और मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूं। तो चलिए निपटाते हैं चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर को वन शॉट में, बिल्कुल बेसिक से। तो अभी के लिए मैं बोलूंगा कि जो टेलीग्राम चैनल है सुनील जांगड़ा सर के नाम से, इसको फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। जितने भी मेरे लेक्चर नोट्स हैं, जो नोट्स मैं खुद बनाता हूं, डिजिटल नोट्स, वो आप लोगों को इस चैनल में प्रोवाइड किए जाते हैं। अच्छा, बहुत सारे बच्चे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक के बारे में पूछ रहे हैं, तो मेरी अपनी बुक है, आपके सर की अपनी बुक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेक कर लेना। अच्छी लगे तो जरूर से खरीदिए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। वैसे तो बहुत बढ़िया बुक है वो, ठीक है, फिर भी एक दो बच्चा ऐसा हो जाता है जिसको लगता है नहीं यार ये तो होना चाहिए था इस बुक के अंदर। न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है, न्यू क्वेश्चन बैंक है उसके अंदर, मतलब जितने भी नए टाइप के क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं सीबीएसई में, कंपेटेंसी बेस्ड जो कवर करता है, एमसीक्यू, असर्शन रीजन, केस बेस्ड, भर भर के दिए हैं उसके अंदर, तो बहुत अच्छी बुक है वो। ओके, तो इन सब चीजों को एक बार देख लेना, टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना। ओके, तो देखिए यार, हमारा जो चैप्टर है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ये वाला, ये मैग्नेटिज्म मैटर जो हमारा चैप्टर है, इसके अंदर जो सबसे ज्यादा हमें चीज पढ़नी है वो पढ़नी है मैग्नेट के बारे में। मैग्नेट क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ठीक है, मतलब क्या क्या प्रॉपर्टीज है, उनके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर हम पढ़ेंगे यहाँ पे सोलेनॉइड, मतलब बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनॉइड, ठीक है, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पढ़ रहे होंगे। तो अच्छा चैप्टर है, आसान है, थोड़ा थोड़ा सा थ्योरी बेस्ड है, ठीक है। कैसा है? थ्योरी बेस्ड है। तो इसलिए क्या करना आप लोगों को, जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ उसको साथ के साथ पढ़ते जाना है, नोट करते जाना है। शॉर्ट नोट्स, मतलब मैं बोलूंगा कि एक कॉपी पेन रखो अपने पास, जो जो मैं बता रहा हूँ एक पेज पे लिखते जाओ, इंपॉर्टेंट जो तुम्हें लग रहा है वो लिखते जाना, ठीक है। चलिए, तो वन शॉट में शुरुआत करते हैं इसकी। और सबसे पहले आज हम जो आए हैं इस चैप्टर को अपने डिजिटल हैंड रिटन नोट से लेके ही आए हैं, ठीक है, क्योंकि यार ये एक थ्योरी बेस्ड चैप्टर है, तो मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारा टाइम बच जाए। लेकिन टाइम बचाने का मतलब ये नहीं है कि मैं इस चैप्टर को उड़ा दूंगा जल्दी जल्दी, नहीं, 1 घंटा सवा घंटा जो है भाई साहब इसको लगेगा फिर भी। देखो यार, इसमें सबसे पहले हम जो चीज पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मैग्नेट। अच्छा, मैग्नेट क्या होता है? तुमने कभी देखा होगा कि मैग्नेट चीजों को अट्रैक्ट करता है। तो आप लोगों को दो चीजें याद रखनी है कि मैग्नेट वो मटेरियल है जिसके पास दो प्रॉपर्टीज होती हैं। दो कौन कौन सी? एक होती है भाई अट्रैक्टिव, हाँ जी, क्या होती है? एक होती है अट्रैक्टिव और एक होती है डायरेक्टिव। अब सर ये क्या चीज आपने बता दी? हमने तो ये सुना है कि मैग्नेट जो है चीजों को अट्रैक्ट करता है, सभी चीजों को नहीं करता ना, ठीक है। तो सर आपने दो चीजें बता दी हैं, अट्रैक्टिव ये तो चलो हमने बचपन में पढ़ा भी था, ये डायरेक्टिव क्या है? देखो यार, सबसे पहली बात कि मैग्नेट क्या एक मटेरियल है जो क्या करता है, जिसके पास दो प्रॉपर्टीज हैं, अट्रैक्टिव और डायरेक्टिव। अट्रैक्टिव का मतलब ये चीजों को अट्रैक्ट कर रहा है। चीजें कौन कौन सी? जैसे कि भाई फॉर एग्जांपल आयरन हो गया, ठीक है, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया, इस तरीके के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिन मटेरियल्स को मैग्नेट्स जो अट्रैक्ट करता है। अब ये डायरेक्टिव प्रॉपर्टी क्या है? होता क्या है कि जब हम मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर देते हैं, मान लो ये हमारे पास एक मैग्नेट है, ये हमारे पास एक मैग्नेट है, और इस मैग्नेट को मैं बीचों बीच ऐसे बांध के ऐसे लटका देता हूं, फ्रीली ऐसे छोड़ देता हूं, तो क्या होता है कि ये जो बार मैग्नेट है ना, ये जो बार मैग्नेट है, इसके पास दो पोल होंगे, एक होगा नॉर्थ और एक होगा साउथ। तो ये जो नॉर्थ और साउथ होंगे ना, ये अर्थ के नॉर्थ और साउथ में आके रुकेंगे, अर्थ के नॉर्थ और साउथ में आके रुकेंगे, तो ये एक डायरेक्शन में आके रुक रहे हैं। तो इसलिए मैग्नेट वो मटेरियल है जिसके पास दो प्रॉपर्टी है। कौन कौन सी है भाई? एक अट्रैक्टिव और एक डायरेक्टिव। ओके, चलो, अब जो मैग्नेट है भाई साहब, मैग्नेट है वो कितने तरीके के होते हैं? वो होते हैं दो तरीके के। कौन कौन से होते हैं भाई? एक तो जो नेचुरल होते हैं, मतलब जो नेचर हमें प्रोवाइड करती है, और एक जो हम खुद बनाते हैं, ठीक है। तो नाम से पता लग रहा है, जो नेचर से मिले वो नेचुरल मैग्नेट, जो खुद से बनाए जाते हैं वो होते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट्स, ठीक है। जो नेचर के अंदर मिलते हैं वो क्या मिलता है हमें? नेचर में जो चीज मिलती है मैग्नेट की, वो क्या मिलती है भाई? और ऑफ आयरन मिलता है। क्या मिलता है? और ऑफ आयरन मिलता है। ये होता है नेचुरल मैग्नेट। आर्टिफिशियल मैग्नेट की बात करें तो बहुत सारे हैं यार, जैसे कि मैंने अभी भी बताया, बार मैग्नेट हो गया, मैग्नेटिक नीडल हो गई। मैग्नेटिक नीडल किसके काम आती है भाई? डायरेक्शन के काम आती है, ठीक है। आपने कभी देखी होगी छोटी क्लासेस के अंदर, कुछ इस तरीके से बनती है वो, ठीक है, ये आपका नॉर्थ, ये साउथ, ठीक है। तो ये क्या है? एक आर्टिफिशियल मैग्नेट है, मैग्नेटिक नीडल। ये क्या है? एक बार मैग्नेट है जिसके अंदर एक पोल ये होगा, एक पोल ये होगा। इनकी अपनी अपनी एक स्ट्रेंथ होती है, उनके बारे में भी बात करने वाले हैं, ठीक है। और साथ में हॉर्सशू कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। तो आर्टिफिशियल मैग्नेट वो होते हैं जो हम बनाते हैं, और जो नेचुरल होते हैं वो नेचर हमें देती है, नेचर में पाए जाते हैं। समझ में आ गया? हाँ जी, समझ में आ गया।
और भाई सुनो ध्यान से, अब कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई मैग्नेटिज्म क्या होता है, मैग्नेटिज्म क्या होता है। देखो ये जो प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन है उसी को बोला जाता है मैग्नेटिज्म। बट तुम्हें ये जो मैग्नेटिज्म है ना, ये बहुत ज्यादा डिटेल में समझ में आएगा जब ये चैप्टर तुम पूरा पढ़ लोगे। ओके, तो अभी के लिए क्या समझना है कि मैग्नेट क्या है भाई साहब। मैग्नेट एक ऐसा मटेरियल है जिसके पास दो प्रॉपर्टी होती है, अट्रैक्टिव और एक कौन सी, डायरेक्टिव। दो होते हैं ये, मतलब दो टाइप्स के होते हैं, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल में मैंने तुम्हें बता दिया कौन कौन से आने वाले हैं, बार मैग्नेट, मैग्नेटिक नीडल, हॉर्सशू, इस तरीके के, ठीक है। और जो आपका नेचुरल है वो और ऑफ क्या है, आयरन का है, जो कि Fe3O4 है। अब इसी पे बेस हम कुछ चीजें पढ़ते हैं जो कि इनका बेसिक होगा एक तरीके से। अब हमारा जो मेन मुद्दा है इस चैप्टर के अंदर वो हम पढ़ रहे होंगे बार बार, किसको, बार मैग्नेट के, किसको पढ़ रहे होंगे भाई, बार मैग्नेट को पढ़ रहे होंगे। मान लीजिए ये हमने बनाया एक बार मैग्नेट, ठीक है। तो बार मैग्नेट में क्या होता है ना भाई, सुनो ध्यान से, बार मैग्नेट में होते हैं दो पोल। देखो एक पोल यहां पे होगा, एक पोल यहां पे होगा, ठीक है। एक पोल यहां पे होगा, एक पोल उधर होगा। इस पोल की जो स्ट्रेंथ होगी उसको आप कुछ भी नाम दे सकते हो। हम यहां पे यूज करते हैं इस चैप्टर के अंदर एम। इस पोल स्ट्रेंथ को भी आप कुछ भी नाम दे सकते हो, एम बोल सकते हो। अब एक पोल होता है यहाँ पे नॉर्थ और एक होता है साउथ। जैसे दो चार्ज होते थे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इज नॉर्थ पोल, मतलब ये पॉजिटिव स्ट्रेंथ आप बोल सकते हो। इस वाले को आप नेगेटिव स्ट्रेंथ बोल सकते हो। नेगेटिव का मतलब इस कि नेगेटिव नहीं है भाई, डायरेक्शन के लिए बस वो, ठीक है। अभी फील्ड लाइंस पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो बार मैग्नेट क्या होता है, जिसके अंदर दो पोल होते हैं, ठीक है। और मतलब होते तो हॉर्सशू के अंदर भी हैं, हॉर्सशू के अंदर भी होते हैं, क्योंकि देखो अभी हमने यहाँ पे बनाया ना हॉर्सशू, तो इसके अंदर भी दो पोल ही होंगे, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। अभी के लिए समझना क्या है कि जो पोल होते हैं उनके पास अपनी अपनी एक स्ट्रेंथ होती है। नॉर्थ पोल के पास पॉजिटिव बोली जाती है स्ट्रेंथ, इसके पास नेगेटिव बोली जाती है। इट इज जस्ट लाइक पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इनके बीच में एक डिस्टेंस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, मैग्नेटिक लेंथ बोलते हैं बेटा जी। ओके, मैग्नेटिक लेंथ क्यों बोली, क्योंकि ये जो लेंथ हमने कंसीडर करी है ये पोल टू पोल मेजर करी है। एक्चुअल जो लेंथ होती है ना वो होती है इनकी क्या, जियोग्राफिक, जियोग्राफिक लेंथ होती है। कौन सी होती है, जियोग्राफिक लेंथ होती है। होता क्या है कि जो ये पोल होते हैं ना थोड़ा अंदर की तरफ होते हैं, थोड़ा अंदर की तरफ होते हैं। यहाँ पे पूरा मेंशन किया गया है, ये जियोग्राफिक लेंथ है, ये आपका मैग्नेटिक लेंथ है, ठीक है। चलो एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर मैं मैग्नेटिक लेंथ, ठीक है, या फिर जियोग्राफिक, एक मिनट, मैग्नेटिक लेंथ या फिर जियोग्राफिक लेंथ का रेशियो निकालूं तो लगभग लगभग वो 0.84 तक आ रहा है, मतलब इतना डिफरेंस होता है। कहने का मतलब अगर ये जियोग्राफिक लेंथ आपकी 100% है तो ये आपका कितनी होती है, लगभग लगभग 84% होती है। कहीं कहीं बुक में 88% भी लिखा हुआ है, बट तुम्हें पता होना चाहिए कि यार जो मैग्नेटिक लेंथ है वो थोड़ी अंदर से होती है, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो पोल स्ट्रेंथ है कैसी है, एम और एम लिखी मैंने, एक पॉजिटिव लिखी एक माइनस लिखी है ना, तो ये इक्वल एंड अपोजिट है। वो ऊपर डेफिनेशन लिखी हुई है, पढ़ लेना एक बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। पोल स्ट्रेंथ ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि नॉर्थ और साउथ दो पोल होंगे, उनके पास अपनी अपनी एक स्ट्रेंथ होगी जिसको इंटेंसिटी भी बोला जाता है। इसके पास जो होगी वो एम होगी, इसके पास जो होगी वो माइनस एम होगी, ठीक है। एक चीज याद रखना कि जो पहला चैप्टर है उससे रिलेटेड है ये पूरा चैप्टर। कैसे, पहले चैप्टर में प्लस चार्ज था तो यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ नॉर्थ की लेंगे, कैसी होगी, पॉजिटिव एम होगी। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है मतलब उस चैप्टर में, तो यहाँ पे साउथ पोल बोलेंगे उसे और माइनस एम बोल देंगे। ऐसे ये रिलेशन तुम्हें याद होना चाहिए बस, ठीक है, समझ आया। चल हॉर्सशू में देखो नॉर्थ और साउथ किस तरीके से होते हैं, ये रहा नॉर्थ ये रहा साउथ, इनके बीच में भी क्या होती है, एक लेंथ होती है। पोल टू पोल हम मेजर कर रहे हैं तो उसको मैग्नेटिक लेंथ बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, मैग्नेटिक लेंथ बोला जाएगा। सारी चीजें एक बार देख लेना कि साउथ को माइनस एम बोल देंगे, एन को प्लस एम बोल देंगे। एम इज व्हाट, पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ होती है ये। माइनस सिर्फ ये शो करेगा कि फील्ड लाइंस किस तरीके से हैं, अंदर जा रही हैं या बाहर आ रही हैं, वो भी बात करने वाले हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर, मतलब बेसिक के अंदर तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई क्या पढ़े इसमें, मतलब क्या बोला गया है ये। तो भाई देखो इसमें जो पहली प्रॉपर्टी है वो क्या है, पहली प्रॉपर्टी मैं इसको बना के दिखाता हूं कि पहली प्रॉपर्टी क्या है। ये रहा आप लोगों के पास एक बार मैग्नेट, इसमें ये रहा साउथ पोल और ये रहा नॉर्थ पोल, ठीक है। ये रहा हमारे पास साउथ पोल, ये रहा हमारे पास नॉर्थ पोल। होता क्या है कि फील्ड लाइंस अगर हम बाहर देखें, फील्ड लाइंस को अगर बाहर से देखें तो बाहर से ये ऐसे अंदर जा रही हैं, ठीक है, और यहां से ये ऐसे बाहर निकल रही हैं इस पोल से,
नॉर्थ साइड से ये बाहर निकल रही हैं, साउथ से ये अंदर जा रही हैं, और इनसाइड द मैग्नेट ये ऐसे ट्रेवल करती हैं, ठीक है। और ये बहुत सारी ऐसे बनाते हैं भाई, हम ऐसे बहुत सारी बनाते हैं, ठीक है, ठीक है, ऐसे बहुत सारी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो फील्ड लाइंस होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वो नॉर्थ से साउथ चलेंगे। देखो ये क्या हो रही है, नॉर्थ से निकल रही है, तो ये कहीं ना कहीं वापस आके यहाँ पे मिल रही है ऐसे, ठीक है, कहीं ना कहीं ऐसे आके मिल रही है इसमें। तो ये नॉर्थ से चलेंगी और साउथ पे आएंगी, कहाँ पे, आउटसाइड द मैग्नेट, आउटसाइड द मैग्नेट, ओके। अंदर क्या होता है, साउथ से नॉर्थ जाती है, साउथ से नॉर्थ जाती है कब, जब इनसाइड की हम बात करते हैं। तो इसका मतलब ये पता लग गया कि यहाँ पे जो फील्ड लाइंस है वो कैसे चल रही हैं, नॉर्थ से चल रही हैं, साउथ में आ रही हैं, आउटसाइड द मैग्नेट, बट अगर अंदर हम देखें तो साउथ से नॉर्थ जा रही हैं। एक चीज और पता लग गई कि यहाँ पे ये क्लोज लूप बना रही हैं, क्योंकि ये ऐसे चली जा रही है, लगातार चली जा रही है, ठीक है, समझ आ रही है चीजें, ओके। चलो यार, तो यहाँ पे हम इसकी तीसरी प्रॉपर्टी, सॉरी चौथी प्रॉपर्टी को पहले ही पढ़ देते हैं, क्योंकि ये हमारा यहाँ पे काम हो गया है। चौथी प्रॉपर्टी इसकी जो थी वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप, वो यहाँ पे पता लग गई है। अब इसकी बात करते हैं, सुनना ध्यान से, सेकंड की बात करते हैं। तो सेकंड क्या कहता है भाई, टेंजेंट ऑन ए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गिव डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। भाई मान लो फील्ड है, मान लो फील्ड लाइंस जा रही हैं, मान लो ये फील्ड लाइंस जा रही है, ऐसे फील्ड लाइन जा रही है, तो इस फील्ड लाइन के ऊपर कहीं पे भी, मान लो इस पॉइंट के ऊपर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर दूं इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस, भाई जिस साइड जा रही है उस साइड के कर दूं, तो उस पॉइंट पे मुझे एट दैट पॉइंट जो है भाई सब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाएगी। सिमिलरली अगर मैं यहां पे ड्रॉ करूंगा तो यहां पे मिल जाएगी, ठीक है, क्लियर हो रही है चीजें। तो ये प्रॉपर्टी है हमारी सेकंड कि टेंजेंट अगर हम ड्रॉ कर देते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन के ऊपर, जिस पॉइंट पर ड्रॉ करते हैं लाइन में, वो पॉइंट वहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाती है, वहां पे हमें उस पॉइंट की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाती है कि उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, थर्ड की अगर हम बात करें, थर्ड चैप्टर की अगर हम बात करें, थर्ड चैप्टर क्या कहता है, सुनिएगा। थर्ड चैप्टर है, सॉरी थर्ड चैप्टर नहीं, थर्ड पॉइंट है, नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन इंटरसेक्ट। भाई दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो यार, इससे पहले वाला जो पॉइंट है वो टेंजेंट ड्रॉ करने से हमें पॉइंट दे रहा है, मतलब डायरेक्शन बता रहा है एट दैट पॉइंट। अगर मान लो दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर गई, ये इधर, अरे एक मिनट, अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर गई, मान लो एक इधर एक इधर, तो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर गई, तो इसी पॉइंट पे ना हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं भाई, एक नीचे वाली इस लाइन के लिए, एक इस लाइन के लिए। तो एक ही पॉइंट पे दो टेंजेंट ड्रॉ कर रही हैं, मतलब एक ही पॉइंट से हमें दो डायरेक्शन मिल रही है, तो इसका मतलब भाई ये फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करने वाली, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब ध्यान से सुनना। देखो होता क्या है कि हमें स्ट्रेंथ के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि हम जब न्यूमेरिकल करेंगे ना तो हमें काफी चीजें देखनी पड़ेंगी। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे मैं तुम्हें क्या बताने वाला हूँ, पांचवी प्रॉपर्टी, हाँ पांचवी प्रॉपर्टी में इन्होंने लिखा क्या है कि क्लोजर मैग्नेटिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंट मोर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। मतलब देखो यार, मतलब जहां पे फील्ड लाइंस पास पास होंगी ना वहां पे फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, और जहां पे दूर दूर होंगी वहां पे फील्ड स्ट्रेंथ कम होगी। जैसे भाई मान लो मैंने ये फील्ड लाइंस बनाई, साउथ पोल में अंदर जा रही है, नॉर्थ पोल से बाहर आ रही है, ठीक है। ऐसे ही ये इसके पास यहाँ पे हमने बता दी कि ये यहाँ से ऐसे निकल रही थी, एक मिनट यार, कहीं यहाँ से तो अंदर आएगी ना, यहाँ से अंदर आएगी, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी अंदर आएगी, हाँ यहाँ से बाहर होगी, ठीक है, ये बाहर होगी, ये बाहर होगी, ठीक है। इतनी चीज समझ में आ गई है, इतनी चीज समझ में आ गई है। अब ध्यान से सुनना सभी, भाई जहां पे फील्ड लाइंस पास पास है ना, जहां पे फील्ड लाइंस पास पास है, मान लो यहाँ पे फील्ड लाइंस तो पास पास है, ठीक है, नहीं समझे, नहीं समझे, रुको मैं बताता हूँ तुम्हें। ऐसे जैसे कि मान लो ये एक बार मैग्नेट बनाया, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल से फील्ड लाइंस निकलती हैं, साउथ पोल में एंटर करती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ऐसे ये होती है, बहुत सारी होती हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे होती है, ठीक है। इतनी इधर बना लो, ऐसे, ठीक है। अंदर तो चली रही हैं, साउथ से नॉर्थ चलती है, वो तो कोई अलग बात नहीं है ना। अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना। तो भाई यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ना फील्ड लाइंस बिल्कुल पास पास है इस पॉइंट पे, सिमिलरली इस पॉइंट पे भी फील्ड पास पास है, फील्ड लाइंस पास पास है। तो यहाँ पे ना स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड की ज्यादा होगी।
यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। यहाँ पे फील्ड लाइंस दूर दूर है, तो यहाँ पे फील्ड स्ट्रेंथ क्या होने वाली है भाई साहब, कम होने वाली है। तो ये बोलती है ये प्रॉपर्टी, ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी, पांचवी प्रॉपर्टी, कि क्लोजर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट मोर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। छठी प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि अगर हम किसी बार मैग्नेट को या किसी एक निडल को, जिसको कंपास बोलते हैं ना, उसको अगर हम फ्रीली सस्पेंड कर दे, तो वो क्या होता है कि उस बार मैग्नेट का या फिर उस निडल का जो नॉर्थ होगा वो अर्थ के नॉर्थ में रुकेगा और जो साउथ होगा अर्थ के साउथ में रुकेगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। सातवीं प्रॉपर्टी क्या कहती है कि मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब अगर मैं मान लो इस बार मैग्नेट को तोड़ दूं बीचों बीच, इसको तोड़ दूं बीचों बीच, ठीक है, कोई सोचेगा कि एक पोल बन जाएगा इसका, भाई एक पोल नहीं होगा। जैसे ये ब्रेक होगा, जैसे ये ब्रेक होगा, देखो यहाँ साउथ था, यहाँ नॉर्थ था, तो यहाँ साउथ आ जाएगा और यहाँ पे नॉर्थ आ जाएगा। कहने का मतलब मैग्नेटिक मोनोपोल्स डज नॉट एग्जिस्ट, सिंगल पोल नहीं होगा कभी भी, पोल हमेशा पेयर में ही आ रहे होंगे, साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ नॉर्थ साउथ, इस तरीके से। समझ में आई प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? एक बार फटाफट से यार कमेंट सेक्शन में बता देना। तो ये सिर्फ प्रॉपर्टीज थी जो आप लोगों को याद होनी चाहिए। आगे बहुत सारी कॉन्सेप्ट, बहुत सारी चीजें आएंगी, तो फिर तुम्हें लगेगा कि हाँ यार ये बेसिक हमें आना चाहिए था। ठीक है, चल अब एनालॉजी पढ़ते हैं भाई साहब। ये एनालॉजी क्या है, मतलब समानताएं पढ़ते हैं पहले चैप्टर में और इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, पहले चैप्टर में और इस चैप्टर के अंदर। देखो यार, एक बार हम क्या करते हैं कि कुछ चीजों को पहले से ही पढ़ लेते हैं। जैसे कि अगर आप लोगों के पास एक प्लस चार्ज था, तो यहाँ पे क्या होगा, पोल स्ट्रेंथ होगी उनके लिए, है ना। हालांकि कोई प्लस है तो उसके लिए आप बोल दोगे कि प्लस एम स्ट्रेंथ है, ठीक है, या फिर आप बोलोगे कि अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो उसके लिए आप बोल दोगे माइनस एम स्ट्रेंथ है। ठीक है, वो सिर्फ माइनस है और ये प्लस सिर्फ लाइंस का खेल है कि अंदर किसी से फील्ड लाइंस जा रही हैं, नॉर्थ से जा रही हैं, साउथ में आ रही हैं, तो वो इसलिए माइनस, वो डायरेक्शन दिखा रहा है सिर्फ। ओके, ठीक है। अब पहला जो चैप्टर था उसके अंदर चार्जेस को इस तरीके से बता रहे थे। अब ये जो चैप्टर है इसके अंदर चार्जेस की जगह अब जो पोल स्ट्रेंथ जो हम देख रहे हैं उनको इस नाम से हम शो करेंगे। ठीक है, दूसरी बात कि भाई पहले चैप्टर में हमने एक कॉन्स्टेंट यूज करा था, k इज इक्वल टू 1/4πε0। यहाँ पे भी हम इस चैप्टर के अंदर एक कांस्टेंट पढ़ेंगे। ऑलरेडी चैप्टर 4 के अंदर भी एक कांस्टेंट पढ़ के आए हैं जो सेम है यहाँ पे, जो कि कितना है, μ0/4π, μ0/4π। ठीक है, समझ आ रही है चीजें? तो कहने का मतलब हमें जो फॉर्मूले हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़े हैं उनमें कुछ इस तरीके की रिप्लेसमेंट करते चलेंगे। जैसे देख लेते हैं, मान लीजिए चार्ज प्लस क्यू माइनस क्यू है, तो इनको प्लस एम माइनस एम लिखेंगे। ओके, किसी एक चार्ज की वजह से फील्ड जो होता था वो कैसे लिखते थे, q/4πε0r², है ना। ये 1/4πε0 कौन है भाई, कांस्टेंट है। तो अब यहां पे आ जाओ, किसी एक पोल स्ट्रेंथ की वजह से अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड बी लिखना तो मैं कैसे लिखूंगा। देखो यहाँ पे क्या था, जिसकी वजह से लिख रहे हैं तो वो चार्ज आ गया था। इसमें भी वैसा ही होगा कि जिसकी वजह से लिख रहे हैं वो पोल स्ट्रेंथ आ जाएगी। फिर यहाँ पे क्या है, ये कांस्टेंट था, तो यहाँ पे इस चैप्टर वाला कांस्टेंट आ जाएगा μ0/4π, तो μ0/4π। यहाँ पे r² है तो यहाँ पे r² आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को समानताएं जो है वो देखनी है। मतलब बस ये पढ़ना है कि भाई इस चैप्टर में फील्ड का फॉर्मूला कैसे लिखा जाएगा, इसमें कैसे लिखा गया था पहले चैप्टर के अंदर, मतलब इलेक्ट्रोस्टैट के अंदर। ठीक है, चलो दूसरी बात, अगर कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता है, मतलब रखा होता है, तो उसके ऊपर फोर्स कुछ इस तरीके से लगती थी। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई एक पोल स्ट्रेंथ हमने अज्यूम कर लिया है तो उसके ऊपर फोर्स कैसे लगेगी। देखो यहाँ पे क्या था, F इज इक्वल टू QE था, तो यहाँ पे क्या होने वाला, F Q की जगह M आ जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। ठीक है, B आ जाएगा। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है भाई, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? ओके, क्लियर है। इलेक्ट्रिक डाइपोल कैसे लिखा जाता था, माइनस से प्लस होता था, उनके बीच में एक लेंथ 2a होती थी, तो यहाँ पे भी वही है, साउथ से नॉर्थ, मतलब -m टू +m, एक डिस्टेंस होगा 2a। समझ आया? अच्छा, इसका जो डाइपोल मूवमेंट है वो कैसे लिखा गया था, q इंटू 2a, तो मतलब q कौन, कोई भी आइदर चार्ज, उसका मैग्नीट्यूड हमें लेना था। इस तरीके से यहाँ पे भी कोई भी एक पोल स्ट्रेंथ m लिखेंगे, साथ में उसका डिस्टेंस लिखेंगे 2a, तो ये हो जाएगी हमारे पास क्या, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट लिखी जा रही है तो वो m इंटू 2a हो रही है। डायरेक्शन यहाँ पे नेगेटिव टू पॉजिटिव होती थी, तो यहाँ पे नेगेटिव कौन, साउथ से पॉजिटिव मतलब नॉर्थ होगी। क्लियर है? नेक्स्ट यहां पे देखिएगा, अगर हमें
डाइपोल की वजह से एक्सियल पे फील्ड निकालना होता था, मतलब डाइपोल के एक्सिस पे अगर फील्ड निकालना होता था तो हम फॉर्मूला कैसे लिखते थे, हम लिखते थे एक्सियल पे 2kpr/r² माइनस a स्क्वायर और उसके ऊपर स्क्वायर मतलब होल स्क्वायर, है ना। ऐसा ही हम मैग्नेटिक के केस में लिखेंगे, मतलब अगर मैं बार मैग्नेट ले रहा हूं तो बार मैग्नेट के एक्सिस पे कैसे होगा। देखो यहाँ पे भी डाइपोल के सेंटर से ये आर होता था, यहाँ पे भी डाइपोल, जो डाइपोल हमने लिया यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल, उसके सेंटर से ही हम ये आर को ले रहे होंगे, उसके सेंटर से ही हम इस आर को ले रहे होंगे जिस पॉइंट पे निकालना हमें, ठीक है। तो वही यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे k है, यहाँ पे जो k है वो कौन है, μ0/4 तो उसको लिख दिया। यहाँ पे p कौन है, डाइपोल मोमेंट है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। यहाँ पे कैपिटल M कौन है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। यहाँ पे r जिस पॉइंट पे निकालना है यहाँ पे भी वही r है। तो सेम फॉर्मूले हैं भाई साहब, ठीक है। तो बस एक बार आप नजर मार लो कि भाई इस तरीके से इन चीजों को लिखा जाता है, ठीक है। शॉर्ट डाइपोल करना है तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट डाइपोल के लिए r बहुत बड़ा होगा a से, इसको नेग्लेक्ट कर दोगे तो आपके पास फिर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। सिमिलरली मैग्नेटिक के केस में भी यही होने वाला है कि शॉर्ट डाइपोल के लिए r बहुत बड़ा होगा a से, तो शॉर्ट डाइपोल के लिए फॉर्मूला ये आ जाएगा। समझ आई चीजें या नहीं आई, तो ये एक बार ध्यान से देख लो कि किस तरीके से लिखी जाती हैं फॉर्मूलेज इलेक्ट्रोस्टैट के और मैग्नेटिज्म के, क्या रिलेशन होता है, और मेनली जो रिलेशन होता है वो मैंने तुम्हें बता दिया है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, kp/r³ होगा, किसके केस में, इक्वेटोरियल के केस में। तो भाई यहाँ पे ये kp उधर आ जाएगा μ0/4, p के जगह उधर आ जाएगा m, इधर r³ है तो उधर r³ आ जाएगा, वही तो आया है, ठीक है। तो ऐसे ही ये फॉर्मूलाज हैं, तो इन पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, एक बार देख लेना, बिल्कुल सेम टू सेम है, सिर्फ नोटेशन का फर्क आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ किसका फर्क आ रहा है बेटा जी, नोटेशन का फर्क आ रहा है, ठीक है। चल ये देखो भाई फोर्स कैसे लिखते थे, दो चार्जेस के बीच की फोर्स Q1 Q2/r के साथ में कांस्टेंट, यहाँ पे भी दो पोल स्ट्रेंथ के बीच की फोर्स, भाई μ0/4 कांस्टेंट आ गया, m1 m2 बाय में r² आ गया, ठीक है। तो ये एक बार जरूर से देख लीजिएगा, ठीक है। ये है आप लोगों के पास क्या, टाइम पीरियड, ये भी टाइम पीरियड है, इसमें जो आई है वो इनर्शिया है, इसमें जो आई है वो कौन है भाई साहब, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये फॉर्मूलाज है, एक बार जरूर से देख लेना, आपको ना तो डेरिवेशन सीखनी है, ठीक है, बस एक पता होना चाहिए यार कि ये फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैट में ऐसे लिखा जाता है, मैग्नेटिज्म में ऐसे लिखा जाता है। और जो तुम्हें लगे पड़े हैं ना कि भाई पूरी डेरिवेशन करवा देते हैं, भाई सिलेबस में ही नहीं है, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो जस्ट आपको फॉर्मूलाज देखने हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं। ये एक बार देख लीजिएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का भी है और ये मैग्नेटिज्म, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ये चीज मैं तुम्हें समझा देता हूँ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गोज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, मतलब भाई हम गोज लॉ को कैसे लिखते थे, वहां पे फ्लक्स जो कैसे लिखते थे कि फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, मतलब चार्जेस को एनक्लोज कर रहे थे। अब किसको एनक्लोज करना होगा, अब यहाँ पे चार्जेस कौन कौन है भाई, मतलब किससे रिप्लेस हो रहे हैं, किनको मान रहे हैं, पोल स्ट्रेंथ को, एक प्लस है एक माइनस है। तो इसका मतलब अगर मैं गोज लॉ को मैग्नेटिज्म में लिखूं, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डी एस करूं तो वो इज इक्वल टू 0 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि भाई हमें देखो यहाँ पे 1/एप्सिलॉन नॉट था, यहाँ पे म्यू नॉट आएगा, तो म्यू नॉट के साथ एम नेट लिखना होगा, और एम नेट भाई एक प्लस की होती है, ठीक है, और एक माइनस की होती है, तो एम नेट कितना आने वाला है, एम नेट आ जाएगा आप लोगों के पास 0, तो यहाँ पे 0 लगाएंगे तो ये सारा 0 हो गया। यस और नो फटाफट से एक बार सभी बच्चे जो हैं बता दीजिए, ठीक है। तो ये होता है गोज लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। इसको थोड़ा और डिटेल में समझा देता हूं मैं, इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझा देता हूं, ध्यान से सुनो। ये रहा, देखो यार हमने क्या करा कि एक बार मैग्नेट लिया जिसके अंदर एक साउथ पोल है और एक नॉर्थ पोल, दोनों एनक्लोज हो रहे हैं, इनको क्लोज कर लिया, मतलब बंद कर लिया ऐसे। भाई इसका मतलब इस साउथ पोल की एक -m स्ट्रेंथ है, इसकी +m स्ट्रेंथ है। या फिर ऐसे समझो कि नॉर्थ पोल से जितनी फील्ड लाइंस निकल के जा रही हैं साउथ में उतनी ही एंटर कर रही हैं, या बोलो कि जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस अंदर आ रही थी उतनी फील्ड लाइंस बाहर जा रही हैं। तो यहाँ पे फ्लक्स एनक्लोज हुआ ही नहीं, 0 है, तो इसलिए क्या हो रहा है, बी डॉट डी एस इज इक्वल टू 0 है। या फिर सीधा सा एग्जांपल है, -m और +m अगर करते हैं तो 0 ही आ रहा है। समझ आया, इससे पता क्या लग रहा है, इससे ये चीज पता लग रही है कि जो फील्ड लाइंस है वो हमेशा क्लोज लूप बनाती है, भाई जितनी यहां से निकली उतनी यहाँ पे एंटर कर गई, ठीक है। समझ आ रही है चीजें। दूसरी बात कि भाई यहाँ पे 2 पोल्स हैं, यहाँ पे ये 2 पोल्स हैं, तो यहां से ये पता लग रहा है कि मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं होते हैं, मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं होते हैं। मतलब अभी कई बंदे ये सोच लेंगे कि यार सिर्फ मैं एक पोर्शन को इनक्लोज कर लूं, ऐसा नहीं, मतलब जितनी फील्ड लाइंस बाहर निकले भाई उतनी एंटर भी तो हुई होंगी,
समझ आ रही है चीजें? तो ये होता है भाई साहब गोज लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, गोज लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना, इस इक्वेशन को जरूर से याद कर लेना, बी डॉट डी एस इज इक्वल टू जीरो। जीरो क्यों आता है? ऑलवेज होगा, ये क्यों होगा? क्योंकि एम नेट जो होगा वो जीरो होता है, एम नेट की वैल्यू कितनी होती है? वो जीरो होती है। क्लियर है? यस और नो? फटाफट से एक बार बता दीजिए। चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हम पढ़ने वाले हैं बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलिनॉइड। मतलब कि बार मैग्नेट क्या सोलिनॉइड की तरह है? क्या बार मैग्नेट सोलिनॉइड की तरह है या सोलिनॉइड बार मैग्नेट की तरह है? वो पढ़ने वाले। कैसे पढ़ेंगे इसको? देखो यार, अभी हमने बार मैग्नेट लिया, ठीक है, अभी हमने एक बार मैग्नेट लिया था, यहां पे दिखाता हूं मैं, ये रहा, ये बार मैग्नेट लिया। ये बार मैग्नेट का यहां पे हमने एक फॉर्मूला निकाला फील्ड का, जो कि है 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम आर क्यूब है नीचे, है ना। तो ये क्या है? ये एक्सियल पे बता रहा है, इसके किस पे बता रहा है भाई साहब? ये इसके एक्सियल पे फील्ड बता रहा है ना। हम यहाँ पे बार मैग्नेट का एक्सियल के लिए लिख रहे हैं ये फॉर्मूला। किसके लिए लिख रहे हैं? एक्सियल के लिए लिख रहे हैं, ठीक है, ओके। तो अब इसको हम इक्विवेलेंट कैसे शो कर सकते हैं सोलिनॉइड के? तो उसके लिए हम एक काम करते हैं, उसके लिए हम एक काम करते हैं कि भाई हम सबसे पहले एक रिंग लेते हैं और उसके एक्सिस पे फील्ड देखते हैं। जैसे हमने ये एक रिंग लिया, क्लोज लूप है, ये करंट जा रहा था इसके अंदर, जो भी जिस तरीके से जा रहा है, और इस साइड हमने यहाँ पे इस एक्सिस पे बी लिखना चाहा। बायट-सावर्ट्स लॉ की एप्लीकेशन अगर तुमने पढ़ी है तो उसके लिए एक फॉर्मूला हमारे पास होता है जो कि इस तरीके से लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है भाई साहब? सुनो ध्यान से, कैसे लिखा जाता है। अगर किसी को दिक्कत है तो मैं बता देता हूँ। वो हम लिखते थे बी इज इक्वल टू म्यू नॉट, ठीक है। कई बच्चों ने एन नहीं देखा होगा तो वो आई लिखते होंगे। सीधा यहाँ पे रेडियस आता होगा, है ना, नीचे यहाँ पे 2 आएगा, फिर रेडियस आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? रेडियस का स्क्वायर आएगा प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ पे 3/2 आएगा। ये एक्स कौन है भाई? यहां से यहां तक जो डिस्टेंस जा रहा है, ये जो डिस्टेंस है इसके सेंटर से लेके यहां तक जो डिस्टेंस है वो एक्स है। आर कौन है? इस कॉइल का रेडियस है। इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? ठीक है। तो सर फिर सोलेनॉइड के लिए कैसे बता सकते हैं? तो सर आपने यहाँ पे एन क्यों लिया हुआ है? अरे भाई अगर एक टर्न है तो एक एन को 1 मान लो, बहुत सारे होंगे तो एन की वैल्यू रख देना। कौन सा पहाड़ टूट गया है? नहीं ना। चलो अब आगे देखो, अब ध्यान से देखना सभी मित्रगण। अब हम क्या करते हैं कि सोलेनॉइड बनाते हैं। मतलब सोलेनॉइड में क्या होगा? बहुत सारे ऐसे रिंग होंगे, ठीक है, तो सोलेनॉइड बना दिया। अच्छा, अब सोलेनॉइड के एक्सिस पे देखते हैं फील्ड कैसा आ रहा है। अगर वो फील्ड सोलेनॉइड बनाने के बाद और सोलेनॉइड के एक्सिस पे अगर हम फील्ड को चेक करेंगे और वो फील्ड अगर बार मैग्नेट के एक्सियल की तरह आ रहा है तो ये दोनों सेम है, मतलब बराबर है, फिर ये इक्विवेलेंट है। चलो तो सोलेनॉइड बनाया, ठीक है, सोलेनॉइड बनाया और सोलेनॉइड के एक्सिस पे देख रहे हैं हम और बहुत ज्यादा दूर देख रहे हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा दूर देख रहे हैं। इसका मतलब अगर आप सोलेनॉइड के एक्सिस पे बहुत ज्यादा दूर से देख रहे हो तो आप यहां पे ये बोल सकते हो कि एक्स जो बहुत बड़ा कैपिटल आर से। बताओ यार, मान लो यहाँ पे एक सोलेनॉइड रखा है, ठीक है, बहुत दूर से मैं इसको देख रहा हूं, बहुत दूर से मैं सोलेनॉइड को देख रहा हूं, मुझे यहां से कैसा दिखेगा? एक रिंग की तरह ही तो दिखेगा। तो मैं इसी फॉर्मूले को यूज करूंगा और मैं बहुत ज्यादा दूर से देख रहा हूं तो इसका मतलब एक्स ज्यादा है एज कंपेयर टू रेडियस, तो इसलिए भाई एक्स बड़ा हो गया किससे? रेडियस से। तो एक्स अगर बड़ा हो रहा है रेडियस तो एक्स यहां से निगलेक्ट कर दीजिएगा, सॉरी एक्स नहीं आर निगलेक्ट कर दीजिएगा क्योंकि एक्स बड़ा हो रहा है आर से, ठीक है। चलो तो यहां से हम जब इसको उड़ा देंगे, ठीक है, तो यहां नीचे क्या बचने वाला है? यहां बचेगा एक्स स्क्वायर 3/2 बचेगा इसकी पावर, 2 ने इसको कट किया तो नीचे बच गया सिर्फ और सिर्फ क्यूब, नीचे बच गया सिर्फ और सिर्फ एक्स का क्यूब, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? अब हमें क्या करना है कि इस फॉर्मूले को उस फॉर्मूले की तरह बनाना है जो एक्सियल में आ रहा है, बार मैग्नेट के एक्सियल में आ रहा है। मैं यहां पे क्या करता हूं? पाई मल्टीप्लाई कर देता हूं ऊपर और नीचे, ऊपर भी मल्टीप्लाई किया पाई और नीचे भी मल्टीप्लाई किया मैंने पाई, ठीक है, मतलब इस टर्म के साथ भी इस टर्म के साथ भी, या मल्टीप्लाई डिवाइड ये बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखना, पाई आर स्क्वायर कौन बन जाएगा भाई? वो एरिया बन जाएगा या नहीं? इस कॉइल का एरिया, ये सामने से एक रिंग है मेरे पास, इस कॉइल का एरिया अगर मैं देखूंगा वो पाई आर स्क्वायर बनेगा या नहीं बनेगा? यस और नो? तो इसको मैंने पाई आर स्क्वायर को ए लिख दिया, ठीक है, ओके। अब ध्यान से सुनना, अब मैं अगर पाई और आर स्क्वायर को ए लिख रहा हूं, इतने पोर्शन को अगर मैं ए लिख रहा हूं, लिख देता हूं भाई, ये रहा ए, ओके। अब ध्यान से देखो, करंट और ए कौन है? करंट और ए कौन है भाई? ये मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है या नहीं है? कैपिटल एम। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है या नहीं है? कैपिटल एम। तो जी हाँ, ये कैपिटल एम है। तो इसका मतलब यहां पे आ गया मेरे पास क्या? कैपिटल एम।
मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। और यहाँ पे बन चुका है ये। क्या ये उस फॉर्मूले की तरह मैच हो रहा है? अभी भी नहीं हो रहा, क्योंकि ऊपर वहां पे 2 था, नीचे 4 पाए था। अच्छा, तो ऐसा कर देना कि भाई यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दे, यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई कर दे। तो बी का फॉर्मूला क्या आएगा? बी का फॉर्मूला आ जाएगा 2 म्यू नॉट कैपिटल एम, नीचे आ जाएगा 4 पाए, कौन है? एक्स क्यूब मतलब जितना डिस्टेंस पे हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो मैच कर लेते हैं एक बार। ये देखो यार, 2 म्यू नॉट एम 4 पाए आर, आर कौन है? जितने डिस्टेंस पे निकाल रहे हैं। आर की जगह हमने एक्स माना हो तो कोई बड़ी बात नहीं है ना। चलो, तो 2 म्यू नॉट एम नीचे 4 पाए, वहां पे आर क्यूब था, यहाँ पे एक्स क्यूब है, तो सेम ही तो है, मैच कर गया, फॉर्मूला मिल गया। तो भाई ये होता है तरीका बार मैग्नेट को एज एन इक्विवेलेंट सोलिनॉइड शो करने का। तो यहाँ पे आप, मैंने लिखा भी हुआ है, कोई बच्चा अगर कंफ्यूजन क्रिएट कर लेता अपने माइंड में यार कैसे, तो भाई सुनो, एक्सियल पॉइंट ऑफ सोलिनॉइड एट लार्ज डिस्टेंस मैग्नेटिक फील्ड इज एनालोगस, मतलब सेम है, टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए बार मैग्नेट एट एक्सियल पॉइंट। तो इसलिए हम बोलते हैं ये उसके बराबर होगा। समझ आई चीजें? बहुत आसान है, देख लो यार। और इसकी पूरी बड़ी डेरिवेशन नहीं करनी है, सिर्फ क्वालिटेटिव स्टडी करनी है भाई साहब, सिर्फ क्वालिटेटिव स्टडी। ओके, समझ आई चीजें या नहीं आई है? नेक्स्ट प्रॉपर्टीज। हाँ जी, नेक्स्ट क्या है? प्रॉपर्टीज है। ये जो चैप्टर, मतलब यहां से जो ये टॉपिक शुरू हो रहा है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां से जो टॉपिक शुरू हुआ है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक बार देखिएगा। मैं यहाँ पे जो चीज तुम्हें समझाऊंगा भाई साहब, क्या होता है कि बच्चे ना इन चीजों के रट्टे लगा लेते हैं, क्रैमिंग शुरू कर देते हैं, और उन्हें फिर ये बीच की जो चीजें मैं समझाने वाला हूँ, ये देखो पूरे जो नोट्स बना रखे हैं, ये उनके ऊपर से चले जाते हैं, क्योंकि वो पढ़ते नहीं है इन चीजों को। तो बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। पहले ही बोल दिया कि ये वेरी इंपॉर्टेंट है, पहले ही मैं बोल रहा हूँ कि भाई साहब ये क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चल एक चीज का ध्यान रखो यार, इस टॉपिक को मैंने देखो पहले से ही सिलेक्टेड लाइंस लगाई हुई है, मतलब बनाई हुई है यहाँ पे, इनमें से भी मैं तुम्हें शॉर्टकट में समझाता हूं, सुनो ध्यान से। यहाँ पे एक बॉक्स बना लेते हैं, इसके अंदर मैं कहानी लिखता चलूंगा। ठीक है, देखो तुम्हें पता है यार, जो मैटर होते हैं वो किससे बने होते हैं? हाँ जी, मैटर किससे बने होते हैं? एटम से बने होते हैं, है ना। और एटम्स के अंदर क्या होते हैं भाई? एटम्स के अंदर होते हैं न्यूक्लियस, बोल सकते हो आप, होता है। ठीक है, आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन होता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी, जो कि मैंने ऑलरेडी पहले लाइन के अंदर लिख दी थी। ठीक है, तो मैटर किससे बने होते हैं? बहुत सारे एटम से, और एटम के अंदर क्या होते हैं? न्यूक्लियस होते हैं और इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करता है भाई? इलेक्ट्रॉन क्या करता है? न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता है, रिवॉल्व करता है। यस और नो? अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो इसका मतलब भाई इलेक्ट्रॉन क्या बना रहा है? करंट बना रहा है। इसका मतलब वहां पे करंट लूप है। यस और नो? वहां पे क्या है? करंट लूप है। यस, ये तो हमें पता है कि यार करंट लूप है। तो हमने यार पहले पढ़ा हुआ है कि अगर आप लोगों के पास कहीं पे भी आपने पढ़ा कि करंट लूप है, मान लीजिए ये करंट लूप है, मान लो इसमें करंट ऐसे चल रहा है, एग्जांपल है, मान रहे हैं हम, आप दूसरी साइड भी मान सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, ऐसे चल रहा है, तो यहाँ पे एक मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होगी या नहीं होगी? होगी। आई ए फर्स्ट नहीं, 4th चैप्टर के अंदर पढ़ा था। करंट इनटू में एरिया, इस लूप का एरिया। ठीक है, मतलब कहने का मतलब अगर इलेक्ट्रॉन घूमा तो वो क्या कर रहा है? एक लूप के अंदर घूम रहा है, तो करंट लूप बना रहा है, करंट लूप बना रहा है, तो उसके पास एक मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होगी, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होगी। ठीक है, यस और नो? फटाफट से बताओ भाई। ठीक है, और इस मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट को हम बोलते हैं एटॉमिक मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, क्योंकि ये एक एटम की बात कर रहे हैं। ओके, अब ध्यान से सुनो। अब होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन स्पिन भी करता है, मतलब अपनी जगह पे ऐसे घूमता भी है भाई। ठीक है, डांस नहीं कर रहा हूं मैं घूम के दिखा रहा हूं कि अपनी जगह पे वो स्पिन भी करता है। ठीक है, ये भी बोला जाता है कि न्यूक्लियस की भी अपनी एक डाइपोल मूवमेंट होती है, बट न्यूक्लियस की जो डाइपोल मूवमेंट होती है वो बहुत ज्यादा स्मॉल होती है, और जो ये स्पिन वाली होती है ये भी बहुत ज्यादा, मतलब ये भी छोटी होती है। किससे? एटॉमिक डाइपोल की मूवमेंट से। मतलब सिर्फ जो यहाँ पे ओवरऑल एटम के अंदर, मतलब ओवरऑल एटम के अंदर जो डाइपोल मूवमेंट होगी, डाइपोल मूवमेंट होगी, वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन के चक्कर लगाने से है। ऑर्बिटल में जो हो रहा है, ठीक है, डाइपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, ऑर्बिटल डाइपोल मूवमेंट बोल सकते हो आप इसको। क्या बोल सकते हो? ऑर्बिटल डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, ऑर्बिटल डाइपोल मूवमेंट। ये समझ में आया? अब एक बात मैं तुम्हें और बता रहा हूं, यहां तो हमें यह पता लग गया कि डाइपोल मूवमेंट होगी जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा, और किस वजह से होगी वो भी बता दिया कि ऑर्बिटल मोशन की वजह से होगी, क्योंकि बीच की दो, मतलब स्पिन की अगर बात करें तो उसकी वैल्यू भी छोटी होती है, और उसको हम क्वांटम मैकेनिक्स की हेल्प से समझ सकते हैं, जो हमारे कोर्स में नहीं है।
न्यूक्लियस की भी होती है बट वो बहुत ज्यादा सेवरल टाइम स्मॉलर देन द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उससे भी बहुत ज्यादा छोटी। तो इन कहने का मतलब जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट आ रही है वो आ रही है सिर्फ पहले की वजह से, मतलब ऑर्बिटल मोशन की वजह से, ये याद रखना, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना। अब जरूरी नहीं है ना भाई कि किसी में एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है या किसी में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, किसी में अनपेयर्ड घूम सकते हैं। कहने का मतलब यार, अब मान लो इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहे हैं, आपने बोला कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, तो रिवॉल्व करने से मैग्नेटिक मूवमेंट बन रही है। क्या बन रही है? मैग्नेटिक मूवमेंट बन रही है, डाइपोल मूवमेंट, है ना, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट बन रही है। ये तो पता लग गया, बट जरूरी नहीं है ना कि भाई एक एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन हो, बहुत सारे होंगे, बहुत सारे होंगे। मान लो एक एटम के अंदर, एक एटम के अंदर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जोड़े में है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है मतलब जोड़े में है, तो ऐसा हो सकता है कि भाई एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो दोनों ने एटॉमिक डाइपोल मूवमेंट तो बनाई, ऑर्बिटल डाइपोल मूवमेंट तो बनाई, लेकिन एक की डाइपोल मूवमेंट मान लो इस डायरेक्शन में, एक की मान लो भाई इस डायरेक्शन में, तो ओवरऑल उस एटम की जो डाइपोल मूवमेंट आ जाएगी वो क्या आ जाएगी? जीरो आ जाएगी। यस और नो, समझ में आई चीजें या नहीं आई? ठीक है, तो यहां पे वही चीजें मैंने मेंशन करी आप लोगों को, सुनो ध्यान से, कि मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम हैज टेंडेंसी टू कैंसल इन पेयर, कैंसल इन पेयर। और उसका बढ़िया एग्जांपल है हीलियम एटम। हीलियम एटम, उसके अंदर क्या होता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं भाई? एक दूसरे की जो डाइपोल मूवमेंट्स है उनको कैंसिल करने का मादा रखते हैं, मतलब हिम्मत रखते हैं कि भाई तेरी डाइपोल मूवमेंट ऊपर है, मेरी नीचे, दोनों को कैंसिल कर देते हैं। ओवरऑल क्या आ रही है? नेट डाइपोल मूवमेंट इज जीरो आ रही है। लेकिन ये बात थी जब यहाँ पे पेयर्ड थे, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे। जरूरी नहीं है ना भाई पेयर्ड होंगे हर बार, कुछ अनपेयर्ड भी तो हो सकते हैं, कुछ क्या बहुत सारे होते हैं भाई, अनपेयर्ड भी तो हो सकते हैं। और उन अनपेयर्ड के अंदर क्या होगा? मान लो 7 इलेक्ट्रॉन हैं, साथ में एक ने इधर बनाई, एक ने इधर बनाई, कैंसिल हो गया। एक ने इधर बनाई, एक ने इधर बनाई, एक ने इधर बनाई, एक ने इधर बनाई, ये दोनों कैंसिल हो गए, 6 हो गए ना। और एक ऊपर है मान लो, तो इसका मतलब अनपेयर्ड के अंदर नेट डाइपोल मूवमेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, नेट डाइपोल मूवमेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब दो मटेरियल अभी हमें पता लगे हैं, वैसे 3 के बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी हमें 2 पता लगे हैं कि कुछ मटेरियल ऐसे होंगे जिनके अंदर डाइपोल मूवमेंट, एटॉमिक डाइपोल मूवमेंट जो होगी वो, ऑर्बिटल डाइपोल मूवमेंट जो होगी वो जीरो होगी शुरू से ही, मतलब जीरो है उसके अंदर डाइपोल मूवमेंट। पर कुछ ऐसे होंगे जिनके अंदर जीरो नहीं होगी। ठीक है, कुछ ऐसे होंगे जिनके अंदर जीरो नहीं होगी, सम केसेस, ये देखो मैंने बता रखा है। और मैं पहले बोल रहा हूँ, मैं डिटेल में समझा रहा हूँ तुम्हें, ये लिखे लिखाए के ऊपर तुम्हें ध्यान नहीं देना, जो मैं समझा रहा हूँ उसके ऊपर ध्यान दो, बाद में इस लिखे हुए के ऊपर ध्यान देना। ठीक है, चलो अब आगे देखो। अब हमने क्या करा, ये तो पता लग गया कि मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो भी हो सकती है और जीरो नहीं भी हो सकती है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले एक काम किया कि ऐसा मटेरियल उठाया, या ऐसा क्या लिया हमने? ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारे एटम्स हैं, बहुत सारे एटम्स है, और उनकी जो नेट डाइपोल मूवमेंट है वो जीरो नहीं है, मतलब उनकी जो ओवरऑल रिजल्टेंट डाइपोल मूवमेंट है वो जीरो नहीं है, जीरो नहीं है। ये ऐसे है। स्टार्टिंग में क्या होता है कि ये रैंडम मोशन में होते हैं। ध्यान से सुनो, मैं कौन सा केस ले रहा हूं? जिनकी मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट जीरो नहीं है। ओके, ये ऐसे रैंडम मोशन में हम शो करते हैं। कई बुक्स में इसको ऐसे शो किया होता है, ऐसे गोला बना के ऐसे दिखाते हैं, इसको भर देते हैं ऐसे, तो ऐसे मर्जी आपकी करते करते रहना। ठीक है, तो ये ऐसे अलग 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 क्या है भाई? अलग अलग एटम की अपनी अपनी क्या है, मतलब अलग अलग का मतलब हर एक एटम की अपनी अपनी क्या है, यहाँ पे डाइपोल मूवमेंट है, नेट डाइपोल मूवमेंट है, जीरो नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूं। अब इसके बाद हमने क्या किया? हमने यहाँ पे इस मटेरियल के अंदर एक वॉल्यूम सेलेक्ट कर लिया। जो ये येलो शो कर रहा है ना तुम्हें, एक वॉल्यूम सेलेक्ट कर बोल रहा है ये एक हमने वॉल्यूम सेलेक्ट किया। और इस वॉल्यूम के अंदर हमने देखा कि जब हमने ये वॉल्यूम सेलेक्ट किया तो इस वॉल्यूम के अंदर देखा तो वहां पे जो मूवमेंट आई ना, नेट डाइपोल मूवमेंट, वो जीरो आई। सर ये क्या? अरे सुनो ना, हमने बोला कि ओवरऑल जो है इसके पास जो है भाई साहब, जो डाइपोल मूवमेंट है वो जीरो नहीं है, तो ये रैंडम मोशन में है, रैंडम मोशन में है। उसके बाद हमने यहाँ पे एक वॉल्यूम सेलेक्ट किया, उस वॉल्यूम के अंदर देखा कि एम कितना आ रहा है? जीरो आ रहा है। क्यों? क्योंकि भाई अगर 10,000 की डायरेक्शन ये थी तो 10,000 डाइपोल्स की डायरेक्शन ये थी, 10,000 डाइपोल की डायरेक्शन अगर ये थी तो 10,000 डाइपोल की डायरेक्शन इधर थी। किसी भी वॉल्यूम में हमने सेलेक्ट करके देखा तो इन एनी वॉल्यूम जो डाइपोल मूवमेंट आ रही है वो जीरो आ रही है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे कि अब इस मटेरियल को, इस ऑब्जेक्ट को मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे। अभी के लिए मैग्नेटिक फील्ड में नहीं था, यहाँ पे बी जो है वो जीरो है और यहाँ पे एम भी जीरो आया उस वॉल्यूम के अंदर।
समझ आई? देखो यार, अभी आपने क्या किया कि मान लीजिए ये एक मटेरियल है, ये आप लोगों के पास एक मटेरियल है, इसमें बहुत सारे आइटम्स हैं, हर एक आइटम की अपनी अपनी डाइपोल मूवमेंट है, हर एक आइटम की अपनी अपनी क्या है, डाइपोल मूवमेंट है। लेकिन अगर हमने किसी वॉल्यूम में चेक करी तो डाइपोल मूवमेंट क्या आ रही है, 0 आ रही है। और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं लगाया है, यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं लगाया है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या किया कि मैग्नेटिक फील्ड को लगा दिया। अच्छा, एक और चीज कि भाई ये फिर 0 कैसे हो रहे हैं भाई, अभी मैंने बताया ना, मान लो जो वॉल्यूम हमने सिलेक्ट किया है उस वॉल्यूम के अंदर ये एक डाइपोल इधर है, ये एक डाइपोल इधर है, ये एक डाइपोल इधर है, एक डाइपोल इधर होगा, एक इधर होगा, एक इधर होगा, तो ये एक रैंडम मोशन में और एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। ठीक है, चलो अब हमने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया। अगर तुम्हें याद हो पुरानी कहानी, अगर तुम्हें याद हो पुरानी कहानी कि भाई जब भी मैग्नेटिक फील्ड हम लेते थे, ठीक है, अगर किसी को मैग्नेटिक फील्ड का ध्यान नहीं है, इलेक्ट्रिक का भी याद कर लेना, और उसमें अगर हम एक डाइपोल रख देते थे, उसमें अगर हमें क्या रख देते थे, एक डाइपोल रख देते, तो उसके डाइपोल के सिरों के ऊपर क्या लगती थी भाई, टॉर्क लगती थी। यस और नो बताओ। मान लो अगर ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो ये इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड जो है फोर्स को फील करता था, और ये अपोजिट डायरेक्शन में करता था, इधर की साइड, इधर की साइड, ठीक है, इधर की साइड, समझ आए, इधर की साइड। अब इसका मतलब क्या है कि डाइपोल के ऊपर टॉर्क लग रही है, डाइपोल के ऊपर टॉर्क लग रही है, कब, जब ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, जो ऑब्जेक्ट है उसको उठा के मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, इसका मतलब जो ये इंडिविजुअल छोटी छोटी यहाँ पे अलग अलग जो क्या बनी हुई है, डाइपोल्स बने हुए हैं, इनके ऊपर टॉर्क लगना स्टार्ट हो जाएगी। और टॉर्क क्या करेगी भाई, टॉर्क एक्ट होगी किसके ऊपर, डाइपोल्स के ऊपर, और टॉर्क क्या करेगी, अलाइन कर देगी उनको पैरेलल टू द फील्ड। क्योंकि यहाँ पे देखो, ये जब टॉर्क लगती है ये इसको इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाने की कोशिश करता है ना, तो यहाँ पे भी ऐसा ही है कि ये जो टॉर्क है इनके ऊपर लगी, तो ये जो डाइपोल्स है ये अलाइन होना शुरू हो जाएंगे इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, अप्लाइड फील्ड। अब यहीं से दो चीजें पता लग रही हैं कि एक पैरा और एक फेरा, फेरा नहीं फेरो भाई। मान लो यहां पे इस वॉल्यूम के अंदर 10,000 डाइपोल्स थे, आपने डाइपोल्स 10,000 काउंट किए, मान लिए इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो 10,000 में से क्या हुआ, 9,500 एक लाइन में लग गए, 9,500 या 9,000 एक लाइन में लग गए। तो अब इसको क्या बोलोगे, अब बोलोगे कि ये पार्शियली हुआ है, मतलब अलाइनमेंट पूरा अच्छे से नहीं हुआ, पूरा अलाइनमेंट नहीं हुआ। या फिर मैं बोलूं कि 10,000 तुमने डाइपोल लिए और वो 10,000 के 10,000 एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो गए, वो आप बोलोगे परफेक्टली अलाइन। तो भाई जिनके अंदर अलाइनमेंट ऑफ जो डाइपोल्स है वो पार्शियली होता है वो होते हैं पैरा, और जिनके अंदर परफेक्टली हो जाता है वो होते हैं फेरो। अभी पढ़ते हैं इसको, ठीक है। चलो अब यहां पे क्या हुआ कि भी अलाइनमेंट होना शुरू होगा, ठीक है, किसका, डाइपोल्स का, पैरेलल टू द फील्ड, बट ये अलाइनमेंट पार्शियल होगा। कैसा होगा, पार्शियल होगा, उतना अच्छे से नहीं होगा, ठीक है। इसके दो कारण हो सकते हैं, मतलब एक तो मटेरियल के ऊपर बेस्ड है ये, दूसरा टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है, दूसरा टेम्परेचर के ऊपर। मान लो मैग्नेटिक फील्ड तुमने लगाया, ठीक है, किस काम के लिए, अलाइनमेंट के लिए, बट टेम्परेचर तुमने बढ़ा रखा है भाई साहब, टेम्परेचर तुमने बढ़ा रखा है। तो टेम्परेचर अगर बढ़ा रहेगा तो भाई वो तो फिर रैंडम मोशन होता रहेगा ना, उधर क्या होता रहेगा, रैंडम मोशन उधर होता रहेगा, तो अलाइनमेंट उतना अच्छा नहीं होगा जितना तुम चाहते थे, ठीक है। डाइपोल्स का रैंडम मोशन होता रहेगा और उतना अच्छा फिर वहां पे क्या होगा कि भाई अलाइनमेंट नहीं होगा। तो यहाँ पे अभी क्या है, थर्मल मोशन की वजह से क्या हो रहा है, अलाइनमेंट उतना अच्छा नहीं हुआ, अलाइनमेंट इज पार्शियल। दूसरा मैं बोल रहा हूँ कि मटेरियल पे भी डिपेंड कर रहा है अलाइनमेंट, ठीक है, समझ आया, समझ आया। अच्छा, अब अगर तुम चाहते हो कि भाई मुझे तो अलाइनमेंट परफेक्ट कैसे करना ये पता होना चाहिए, तो इसका एक सिंपल सा रूल है, जो तुम फील्ड लगा रहे हो उससे लगाने से अलाइनमेंट हुआ तो उसकी वैल्यू बढ़ा दो, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ा दो और टेम्परेचर को डिक्रीज कर दो, टेम्परेचर को डिक्रीज कर दो। अगर आप अलाइनमेंट को इंक्रीज करना चाहते हैं तो बी की वैल्यू को कर दो भाई साहब इंक्रीज, बी की वैल्यू को कर दो भाई साहब इंक्रीज, और टेम्परेचर को कर दो भाई साहब आप डिक्रीज, टेम्परेचर को कर दो आप डिक्रीज। और जब अलाइनमेंट बिल्कुल परफेक्ट हो जाए, अलाइनमेंट क्या हो जाए, बिल्कुल परफेक्ट आए, उसे क्या बोला जाता है, मैग्नेटिकली सैचुरेटेड बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसको, मैग्नेटिकली सैचुरेटेड बोला जाता है, ठीक है। अभी तक तुम्हें क्या क्या चीजें समझ में आई है उनको हम एक बार देख लेते हैं। हमने पढ़ा कि जो मटेरियल होंगे वो किससे बने हैं भाई, एटम से बने हैं। मैं एक बार कहानी फ्लो चार्ट की फॉर्म में बता देता हूँ, एटम से बने हैं,
ठीक है। एटम के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। तो उनके पास क्या होगी, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट होगी, मैग्नेटिक मूवमेंट होगी, डाइपोल मूवमेंट होगी, ठीक है जी, ओके। ये पता लग गया। अब इसके आधार पे ये दो होंगे, मतलब अगर जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे, मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके अंदर एटम्स हैं और एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, तो वहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट जो होगी वो हो जाएगी ज़ीरो, और जहाँ पे अनपेयर्ड होंगे वहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट हो जाएगी कैसी, नॉट इक्वल टू ज़ीरो। मतलब वहाँ पे उसके अंदर जो एटम्स हैं उनके पास अपनी अपनी एक डाइपोल मूवमेंट होगी, डाइपोल मूवमेंट हो एटम के पास होगी भाई ये, ठीक है। किसके पास होगी, एटम के पास होगी, ठीक है। इतना समझ में आया। अब इसको बाद में पढ़ेंगे, इसकी बात करते हैं। इसको अब उठा के हमने क्या रखा, अनपेयर्ड वाले को क्या किया हमने, देखो, मतलब जहां पे मैग्नेटिक मूवमेंट जो है जीरो नहीं थी, उसको उठा के अब हमने कहाँ रखा, मैग्नेटिक फील्ड में रखा, मैग्नेटिक फील्ड में रखा। तो क्या हुआ कि ये जो डाइपोल है इनके ऊपर क्या लगना शुरू हो गई, टॉर्क लगना शुरू हो गई। टॉर्क क्या करेगी, अलाइन करेगी डाइपोल्स को, अलाइन द डाइपोल्स, अलाइन द डाइपोल्स, एक मिनट ये ज्यादा ही बोल्ड है, अलाइन करेगी डाइपोल पैरेलल टू द फील्ड, पैरेलल टू द अप्लाइड फील्ड, पैरेलल टू द अप्लाइड फील्ड, टू द अप्लाइड फील्ड। अब ये अप्लाइड फील्ड क्या कर रहा है भाई, टॉर्क लगा के इनको डाइपोल्स को अपनी डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश कर रहा है। अगर ये जो अलाइनमेंट हो रहा है, मतलब ये जो अलाइनमेंट है, अब ये अलाइनमेंट दो तरीके से होगा, एक होगा परफेक्ट, ठीक है, और एक होगा पार्शियल, ठीक है, एक होगा पार्शियल। तो अभी आगे हम पढ़ेंगे कि पार्शियल वाला जो होगा वो पैरामैग्नेटिज्म हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक होगा, और ये फेरोमैग्नेटिक होगा जो परफेक्ट वाला होगा। अगर तुम्हें परफेक्ट अलाइनमेंट चाहिए तो तुम क्या कर सकते हो भाई, टेम्परेचर को डिक्रीज करो और बी को इंक्रीज करो। ये अलाइनमेंट मैंने तुम्हें बताया। इतनी बातें मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गई होगी। चलो अब आगे देखो, अब आगे क्या हुआ, पहले एक छोटा सा टर्म आया, इसको पढ़ लेते हैं यार, ठीक है। छोटा सा एक टर्म आया मैग्नेटाइजेशन वेक्टर, इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। अभी तुमने पढ़ा था कि किसी वॉल्यूम के अंदर क्या हुआ, मैग्नेटिक डाइपोल्स जो थे वो रैंडम मोशन में थे, लेकिन जब फील्ड लगाया तो वो अलाइन होना शुरू हो गए, ठीक है, अलाइनमेंट होना शुरू हो गया उस वॉल्यूम के अंदर। तो वही होगा मैग्नेटाइजेशन वेक्टर, ठीक है। कि भाई मैग्नेटाइजेशन वेक्टर को शो करते हैं आई से, और ये होता क्या है कि मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट्स बनना वॉल्यूम के अंदर, इन एनी वॉल्यूम, मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, वो कहलाएगा आप लोगों के पास क्या, मैग्नेटाइजेशन वेक्टर दिस। अब ध्यान से सुनो, यहाँ क्या था, यहाँ पे रैंडम मोशन में थे, किसी एक वॉल्यूम को लिया, मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो था, लेकिन जब हमने फील्ड लगा दिया यहाँ पे, तो इसके अंदर क्या होगा, अलाइनमेंट कुछ का हो जाएगा सीधा, कुछ का नहीं होगा, तो कुछ ना कुछ फिर भी मैग्नेटिक मूवमेंट तो बनी ना इस वॉल्यूम के अंदर। तो ये मैग्नेटाइजेशन वेक्टर हुआ, क्या हुआ, मैग्नेटाइजेशन वेक्टर हुआ, ठीक है, जिसको हमने लिखा m अपॉन वॉल्यूम। अब m क्या होता है भाई, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, जिसको आई ए से लिखते हैं, मतलब करंट इनटू एरिया से लिखते हैं। अब इसकी एसआई यूनिट लिख लेते हैं। तो एसआई यूनिट कैसे लिखी जाएगी, ये होगा करंट, करंट मतलब एम्पियर, इनटू में एरिया इज मतलब एम स्क्वायर, स्क्वायर नीचे वॉल्यूम, वॉल्यूम है तो एम क्यूब, तो ये इससे कट, ये इससे कट, तो बचा एम्पियर अपॉन में मीटर, तो एम्पियर मीटर इनवर्स। तो यहाँ पे आई जो है वो क्या है, मैग्नेटिक मूवमेंट्स बनना पर यूनिट वॉल्यूम, ना कि मैग्नेटिक फील्ड बना है। ये मैग्नेटाइजेशन वेक्टर है, ठीक है। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि तो मैग्नेटिक फील्ड बन गया, इसकी वजह से कुछ बनेगा आगे, फील्ड बनेगा, लेकिन ये एक मैग्नेटाइजेशन वेक्टर है, समझ आया। चलो, तो इसकी जो यूनिट्स हैं वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दी है। इसका दूसरा नाम क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है, या फिर सिंपली आप इसको मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं। तो कोई तुमसे अगर बोले कि मैग्नेटाइजेशन क्या है, मैग्नेटाइजेशन क्या है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, वो होता है मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। चलो अब आगे देखो यार, पैरा, फेरो एंड डाया, इनको समझाता हूं मैं तुम्हें। ऑलरेडी मैं तुम्हें बता चुका हूं, जिनमें अलाइनमेंट उतना परफेक्ट नहीं होगा, ठीक है, वो होंगे क्या, पैरा। जिनमें बिल्कुल परफेक्ट होगा वो होंगे फेरो, ठीक है। और जिनमें मैग्नेटिक मूवमेंट्स है ही नहीं है भाई, वो तो डाया ही थे, ठीक है। बट सिर्फ इन दो फैक्टर्स के आधार पर हम डाया, पैरा, फेरो नहीं बोल सकते, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको अभी हमें पढ़ना होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां पे एक डाइपोल, एक क्लोज लूप लेते हैं एक, ठीक है। एक क्लोज लूप अगर हम ले लें ऐसा, ऐसे अगर हम एक क्लोज लूप ले लें, इसमें करंट मान लो इस तरीके से जा रहा है, ठीक है।
करंट मान लो इस तरीके से जा रहा है, या रिवर्स करना चाहते हो रिवर्स कर लो, कोई दिक्कत नहीं। आप ऐसे बनाना चाहते हो ऐसे बना लो, क्योंकि कई बच्चे सोचेंगे सर आप हमेशा बस एक ही डायरेक्शन बनाते हो। तो भी अगर लूप है तो डायरेक्शन क्या होगी, फील्ड की डायरेक्शन होगी फील्ड की नीचे की तरफ। यस और नो, बताओ यार, फील्ड की डायरेक्शन नीचे होगी या नहीं होगी? बताओ यार, फटाफट से बताओ। ऐसे होगी या नहीं होगी, जैसे कि आपको पिछले डायग्राम में भी शो किया गया है। देखो ये देखो, अगर फील्ड ये ऐसे है, ऐसे, तो नीचे जा रहा है भाई। ये जो, एक मिनट रुको यार, ये जो मैंने एरो बनाया, ये जो करंट लूप लिया है, ये जो एरो, ये किसका है? ये करंट लूप है भाई, ये करंट की डायरेक्शन है। किसकी डायरेक्शन है? ये करंट की डायरेक्शन है। इसकी वजह से अब क्या बन चुका है? मैग्नेटिक फील्ड बन चुका है, जो कि नीचे ऐसे आ रहा है। तो अब एक चीज ध्यान में देखो यार, यहां से फील्ड लाइन नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, यहाँ से फील्ड लाइन अंदर आ रही है, तो ये आपका साउथ हो गया, ये आपका क्या हुआ? साउथ हुआ। यहाँ से बाहर आ रही है तो ये नॉर्थ हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पे एक डाइपोल मूवमेंट बन गई, यहाँ पे एक मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट बन गई, जिसकी डायरेक्शन में ऐसे लिख दूं या नहीं लिख दूं? बताओ, ऐसे लिख दूं या नहीं लिख दूं? तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन आप बना दोगे नीचे है, ठीक है। और दूसरी बात, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे, ये देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी इसी साइड है। सर बताना क्या चाहते हो? तो कहने का मतलब ये है कि जब भी इलेक्ट्रॉन भाई साहब रिवॉल्व करता है, क्लोज लूप बनाता है, उसके पास जब मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होती है, तो वो एक फील्ड भी बना रहा है साथ में। मतलब बना, वो नहीं बना रहा, बट अंदर एक फील्ड उसी डायरेक्शन में जा रहा है। देखो उसी डायरेक्शन में एक फील्ड जा रहा है, ये फील्ड जा रहा है। तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि मटेरियल के अंदर, हाँ जी, इससे क्या होगा कि मटेरियल के अंदर, इनसाइड मटेरियल जो होगा फील्ड, वो क्या हो जाएगा? वो ज्यादा होगा अप्लाइड फील्ड से। यस और नो? सर समझ में नहीं आया, सुनो यार, आपने क्या किया, बाहर से फील्ड लगा रखा है, आपने बाहर से फील्ड लगा रखा है, ये बी रहा, ठीक है, ये बी है। इसके अंदर आपने एक मटेरियल रख दिया जिसके पास मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट्स थी, ठीक है। अब भाई वो डाइपोल्स जब बने हुए हैं, वो डाइपोल जब बने हुए हैं, तो डाइपोल मूवमेंट जब बने हुए, तो इसका मतलब क्या है? करंट लूप है। करंट लूप है तो वहां पे फील्ड है, और वो फील्ड उसी डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब अब जो मटेरियल यहाँ पे रख रहे हो, उसके अंदर फील्ड इंक्रीज हुआ या नहीं हुआ? क्योंकि एक तो बाहर का फील्ड, और एक ये जो अलाइनमेंट की वजह से बन रहा है, जिसको हम भाई अपने कोर्स से हटके नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो आगे आएगा, कॉलेज टाइम पे आता है, उसको नहीं पढ़ना हमें यहाँ पे। बस एक याद रखना कि जब इसको फील्ड में रखते हैं तो अंदर फील्ड ज्यादा होगा, और कैसे होता है वो बता दिया। क्योंकि आप देखो यार, एम और बी एक ही डायरेक्शन में है, बी भी इसी दिशा में जा रहा है, जिस दिशा में आपका कौन जा रहा है, कौन जा रहा है, जिस दिशा में आपका एम जा रहा है। तो अंदर फील्ड ज्यादा होता है मटेरियल के। इसी आधार पे अब हम बताएंगे पैरा और फेरो, ठीक है। चलो अब ध्यान से देखना, द टेंडेंसी टू इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन। अब हमने क्या किया है कि मटेरियल को फील्ड के अंदर रखा, फील्ड के अंदर रख रहे हैं तो अलाइनमेंट होगा, अलाइनमेंट होगा तो इसका मतलब वो पार्शियल भी हो सकता है, परफेक्टली भी हो सकता है। इसका मतलब मैग्नेटाइजेशन हो रहा है ना, क्योंकि आप मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम चेक कर रहे हो, तो मैग्नेटाइजेशन हो रहा है। तो यहाँ पे द टेंडेंसी टू इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड पैरामैग्नेटिज्म, एंड मटेरियल विच एग्जिबिट पैरामैग्नेटिज्म, उनको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल। भाई मैग्नेटाइजेशन के दौरान अगर मटेरियल के अंदर फील्ड इंक्रीज हुआ है, अगर इंक्रीज हुआ है, तो वो क्या होगा? वो पैरामैग्नेटिज्म होगा। और जो मटेरियल है उसको पैरामैग्नेटिज्म, मतलब पैरामैग्नेटिक मटेरियल बोलेंगे, ठीक है, ओके। अब फेरो के अंदर क्या होगा ना, अलाइनमेंट सबका होगा, तो वहां पे फील्ड बहुत ज्यादा होगा इनसाइड। तो जहां पे फील्ड अंदर बहुत ज्यादा होगा वो होगा फेरो। यहां पे फील्ड ज्यादा होगा बट उतना ज्यादा नहीं होगा। चीजों को समझो, ठीक है। तो यहां पे याद रख लेना, यहां पे याद रख लेना कि रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो ज्यादा होगा अप्लाइड फील्ड से, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, यहां पे आ जाए। कुछ मटेरियल ऐसे होंगे, अब ध्यान से सुनना, कुछ मटेरियल ऐसे होंगे, देखो हमने क्या करा, कुछ मटेरियल्स को यूज किया, उनको फील्ड में रखा, फील्ड से अलाइनमेंट चेक किया, देख लिया। लेकिन कुछ मटेरियल्स ऐसे होंगे जिनके अंदर क्या होता है भाई, जिनके अंदर क्या होता है, in some materials the permanent atomic magnetic moments have strong tendency to align themselves even without any external field। मतलब इसका मतलब भाई साहब कि कुछ मटेरियल ऐसे होंगे जिनको, मतलब जिनके अंदर जो डाइपोल्स मूवमेंट बनी हुई है, वो क्या करते हैं, अपने आप को खुद से अलाइन कर लेती हैं।
मतलब कैसे सर? मान लो एक मटेरियल हमने लिया, मान लो हमने एक मटेरियल लिया ये, ठीक है, ठीक है, ये एक मटेरियल लिया, इसमें हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि मान लो यहाँ पे एक डाइपोल मोमेंट है, ठीक है, ये एक डाइपोल मोमेंट 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 है, ठीक है। बट ये ऐसे मटेरियल है जो क्या करते हैं, अपने आप अलाइनमेंट शुरू कर देते हैं। In some material, the permanent atomic magnetic moment have strong tendency to align themselves even without any external field. मतलब ये जो पहले से मैग्नेटिक मूवमेंट बनी हुई है ना, ये क्या कर देती हैं, अपने पड़ोसी को बोलते हैं कि भाई तू भी मेरी डायरेक्शन में आ जा, तू भी मेरी डायरेक्शन में आ जा। फिर ये वाला बोलता है कि भाई अपने पड़ोसी को, तू भी मेरी डायरेक्शन में आ जा, तू भी मेरी डायरेक्शन में आ जा। मतलब उनको अपने पड़ोसियों को ये अलाइन करना शुरू कर देते हैं, ऐसे ये अलाइन करना शुरू कर देते हैं अपने पड़ोसियों को, ठीक है। एरो बनाओ यार ये, ठीक है, इधर ये, इधर ये, सिमिलरली ये इधर। तो ऐसा करने से हुआ क्या, ऐसा करने से भाई साहब यहां पे बन गए डोमेन्स, ऐसा करने से यहां पे बन गए क्या, डोमेन्स, एरिया बट गए, क्या बट गए, एरिया बट गए, ठीक है भाई। ये वो मटेरियल हैं जिनके अंदर जो परमानेंट डाइपोल मोमेंट्स है, उनके पास एक टेंडेंसी है कि वो अपने पड़ोसियों को अलाइन कर लेंगे, अलाइन कर लेंगे तो सबका अपना अपना एक ग्रुप बन जाएगा, और इनको बोलते हैं फिर क्या, डोमेन्स। क्या बोलते हैं भाई, डोमेन्स बोलते हैं। अच्छा, तो क्या सर इनके लिए हमें मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी? पड़ेगी, बट स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत पड़ेगी। अब देखो ध्यान से यार, स्मॉल सा मैग्नेटिक फील्ड लेंगे और ये सारे के सारे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे, सारी की सारी जितनी डोमेन्स है ना वो अलाइन हो जाना शुरू हो जाएंगे, मतलब सबके एरो एक साइड में हो जाएंगे जिस साइड में मैग्नेटिक फील्ड होगा, छोटा सा फील्ड लगाने से, ठीक है, ठीक है। मैं बिल्कुल डिटेल में समझा रहा हूं भाई, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम तुम्हें लग सकता है। दीज मटेरियल आर कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। इस तरीके के मटेरियल्स को फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं। बट सर आपने तो बोला था कि जिनके अंदर बाहर से अंदर फील्ड बहुत ज्यादा होता है उन्हें बोलते, अरे वही तो काम हुआ कि यहाँ पे थोड़ा सा फील्ड की जरूरत है हमें बाहर, और अंदर फील्ड बहुत ज्यादा होगा, अंदर फील्ड बहुत ज्यादा होगा क्योंकि अलाइनमेंट सबका सेम हो जाएगा, सबका एक ही डायरेक्शन में हो जाएगा, तो अंदर फील्ड बहुत ज्यादा होने वाला है, ठीक है। और परमानेंट मैग्नेट भाई इसी चीज के ही बनाए जाते हैं, परमानेंट मैग्नेट जो होते हैं इसी चीज के ही बनाए जाते हैं। इस टाइम पे यहाँ पे कोई भी हमने मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया तो इसको अनमैग्नेटाइज स्टेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? अनमैग्नेटाइज स्टेट बोला जाता है। क्लियर है? चीजें समझ में आ रही हैं? चलो अब ये देखो यार, अनमैग्नेटाइज स्टेट मतलब यहाँ पे हमने मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया, फिर उसके बाद मैंने लिखा डोमेन ग्रोइंग। डोमेन ग्रोइंग का मतलब है कि जब आपने फील्ड लगा दिया तो अब डोमेन्स क्या करेंगी, जो फील्ड की डायरेक्शन में होंगी ना, जो फील्ड की डायरेक्शन में होंगी वो ग्रो करना शुरू हो जाएंगे, उनका एरिया बड़ा हो जाएगा, उनका खुद का जो पोर्शन है वो बड़ा हो जाएगा, मतलब बहुत सारी अलाइन हो जाएंगी, इस साइड ऐसे होगी, तो ये बाकी बची हुई भी अलाइनमेंट उसी डायरेक्शन में हो जाएगा, बाकी बची हुई जो डोमेन्स है उनका अलाइनमेंट भी उसी डायरेक्शन में हो जाएगा। समझ आ रही हैं चीजें या नहीं भाई? सबसे पहले एक मटेरियल लिया, उसके अंदर अपनी हर एक एटम की अपनी अपनी मूवमेंट्स है, डाइपोल मूवमेंट्स है, और उन डाइपोल मूवमेंट्स के पास एक स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है कि पड़ोसी को भी एनकरेज कर देगा कि भाई तू मेरे साथ चल, ठीक है। तो ऐसे कर करके इन्होंने अपने अपने ग्रुप बना लिए, ये बना लिए। अब मैं बाहर से फील्ड लगा रहा हूं ना, तो क्या होगा, फील्ड की डायरेक्शन में ये डोमेन्स जो है शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे, मतलब जिस डायरेक्शन में मान लो ये फील्ड है, मान लो ये रहा बी, ये रहा बी, ठीक है, तो जो डोमेन फील्ड की डायरेक्शन में होंगे वो उसी साइड ग्रो करना शुरू हो जाएंगे, बड़ी होना शुरू हो जाएंगे। या फिर आप एक चीज याद रखना कि सारी के सारी डोमेन्स के अंदर जो डाइपोल मूवमेंट्स है वो इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लग जाएंगे, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लग जाएंगे, ठीक है। समझ में आया या नहीं आया? तो इसका मतलब एक स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड जो है भाई वो प्रोड्यूस कर सकता है यहाँ पे लार्ज मैग्नेटाइजेशन, मतलब थोड़ा सा बाहर से फील्ड लगाएंगे और सारी की सारी अलाइनमेंट हो जाएंगी, सारी की सारी अलाइनमेंट हो जाएगी, और वो अलाइनमेंट ही तो क्या है, मैग्नेटाइजेशन है, वो अलाइनमेंट ही तो क्या है, मैग्नेटाइजेशन है। और यहाँ पे रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो मच लार्जर होगा भाई किसके, अप्लाइड फील्ड के, ठीक है। मतलब यहाँ पे आप बोलोगे रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इज ग्रेटर देन, मच ग्रेटर देन अप्लाइड फील्ड। बता दी वो बात भी फील्ड वाली। तो ये कौन है आपका, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स है, ठीक है। अभी तक हमने बात करी जिनके पास नेट डाइपोल मूवमेंट्स थी, लेकिन जिनके पास नेट डाइपोल मूवमेंट नहीं है तो वो कौन से होते हैं भाई, वो होते हैं डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, मतलब जिनमें इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं, मतलब बहुत सारे एटम्स है और उन एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, तो हर एक एटम की अपनी अपनी क्या है भाई, मूवमेंट नहीं है, नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है, नेट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट जो है वो 0 है। तो क्या इनको मैग्नेटिक फील्ड में रखने से कुछ चेंज आएगा? जी हाँ, चेंज आएगा।
मैग्नेटिक फील्ड में आपने इनको रखा, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस को आपने मैग्नेटिक फील्ड में रखा, अप्लाइड फील्ड में रख दिया, तो क्या होगा, इनके अंदर क्या बनेगा भाई, डाइपोल मूवमेंट इंड्यूस्ड हो जाएंगी। क्या होंगी, डाइपोल मूवमेंट इंड्यूस होंगी, ठीक है, इंड्यूस्ड होंगी। बट इंड्यूस कहां होंगी, अपोजिट डायरेक्शन में होंगी अप्लाइड फील्ड के, अपोजिट टू द अप्लाइड फील्ड। ये वाली बात हुई भाई, देखो ये होता है डायामैग्नेटिक। मतलब पहले क्या था कि अगर हम बी लगा रहे थे बाहर से तो सबका अलाइनमेंट एक तरफ हो रहा था, जिनके पास अपनी अपनी मूवमेंट थी, जिनके पास नेट मूवमेंट जीरो नहीं थी, फील्ड लगाने से वो एक साइड जा सकते थे। लेकिन ऐसा मटेरियल है जिसके अंदर डाइपोल मूवमेंट है ही नहीं है भाई, है ही नहीं है, तो उसके अंदर अब डाइपोल मूवमेंट इस डायरेक्शन में बन रही है। फील्ड मतलब अपोजिट, कहने का मतलब आपने एक फील्ड इधर लगाया, अंदर एक फील्ड इस डायरेक्शन में बन रहा है, अंदर एक फील्ड इस डायरेक्शन में बन रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ इनके अंदर जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, इज स्मॉलर देन द अप्लाइड फील्ड। अंदर जो फील्ड होगा ना वो कम होगा, क्योंकि डाइपोल मूवमेंट इंड्यूस हो रही है और वो भी अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस हो रही है। तो बाहर वाले को अंदर वाला क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। तो अंदर जो चीज बची, मतलब नेट जो बचा वो कितना बचा, स्मॉल ही तो बचा भाई। तो पहले दो मटेरियल जिसके अंदर हमने पढ़ा कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, एक में लार्ज होता है, एक में मच लार्जर होता है, इसमें क्या होता है, स्मॉल होता है। इसमें मैग्नेटिक मूवमेंट भी जीरो होती है, वहां पे मैग्नेटिक मूवमेंट्स होती हैं। चीजों को ध्यान से समझना, एक दो बार पढ़ोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएंगे। इस तरीके के फिनोमिना को बोला जाता है डायामैग्नेटिज्म, और मटेरियल को बोला जाता है डायामैग्नेटिक मटेरियल। क्लियर। अब कुछ चीजें जो एनसीईआरटी में लिखी हुई हैं उनके आधार पर मैं तुम्हें करवा देता हूं बाकी चीजें भी। ये एक थ्योरी, एक पोर्शन तुम्हें अभी के लिए मैंने बता दिया है, ये याद कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना। थ्योरी बेस्ड चैप्टर है, बट एक बार तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, एक बार तुम्हें जो है पढ़ना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आ जाते हैं यार, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। कुछ फैक्टर्स हैं जिनको अभी हम देखने वाले हैं, ठीक है, कुछ छोटी छोटी डेफिनेशन है जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, उसका रिलेशन आ गया, ठीक है, उसके बाद ये ससेप्टिबिलिटी आ गई, उसके बाद परमेबिलिटी आ गई, और ये रिलेटिव परमेबिलिटी आ गई। फिर एनसीईआरटी का कुछ पोर्शन है वो मैं तुम्हें करवा दूंगा, ठीक है। चलो पहले हम इसको समझते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है। पहले इसकी डेफिनेशन समझ लो, फिर ज्यादा चीजें समझ में आ जाएगी। द डिग्री to which a magnetic field can magnetize a material is called magnetizing field intensity। मतलब बाहर से फील्ड लगा रहे हो, उसको नहीं बोल रहे हैं मैच, उसको नहीं बोल रहे हैं मैच, ध्यान से सुनो, ये है क्या, द डिग्री to which a magnetic field can magnetize a material is called magnetizing field intensity। ठीक है, समझ आ रही है चीजें, ठीक है जी। अब उसके बाद देखो, अब आपने क्या पढ़ा यहाँ पे कि भाई ये जो H है ना, ये क्या काम कर रहा है, मैग्नेटाइज कर रहा है एक मटेरियल को, ठीक है। कितनी डिग्री टू विच ए मैग्नेटिक फील्ड कैन मैग्नेटाइज ए मटेरियल, मतलब मटेरियल को हमने क्या किया, एक मटेरियल लिया हमने, ठीक है, एक मटेरियल लिया, ठीक है, और यहाँ पे एक फील्ड लगा दिया, ये एक्सटर्नल फील्ड लगा दिया हमने, ठीक है, ये हमने एक एक्सटर्नल फील्ड लगा दिया। अब ये एक्सटर्नल फील्ड इसको कितने डिग्री तक मैग्नेटाइज कर रहा है, द डिग्री टू विच ए मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटाइज द मटेरियल इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। इस फील्ड की इंटेंसिटी बोली जाएगी जिसको H से शो करते हैं। अब एक चीज का ध्यान रखना कि भाई जब भी फील्ड के अंदर मटेरियल रखा गया, फील्ड के अंदर मटेरियल रखा गया, तो मटेरियल के अंदर एक फील्ड बनेगा या नहीं बनेगा, अभी पढ़ के आए हैं, बनेगा, हाँ। तो मटेरियल के अंदर एक फील्ड बनेगा जो कि क्या होगा, जो बाहर फील्ड लगाया हमने उसकी वजह से होगा, प्लस अंदर एक फील्ड बन जाएगा उसकी वजह से होगा भाई, है ना, यही तो होगा। H.C. वर्मा सर की जो बुक है वो यही बात बोलती है कि व्हेन ए मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड टू ए मटेरियल द मटेरियल गेट्स मैग्नेटाइज्ड। द एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल इज द सम ऑफ अप्लाइड फील्ड, अप्लाइड कौन है, एक्सटर्नल, प्लस कौन है भाई, मैग्नेट फील्ड ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन। फील्ड ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन मतलब अंदर कुछ मैग्नेटाइजेशन की वजह से फील्ड बन रहा है, वो ये लिख दिया। तो मटेरियल के अंदर जो फील्ड है वो कौन है, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल हो गया। ये बात समझ में आई। अच्छा, अब ये एक्सटर्नल फील्ड जो हम लगा रहे हैं उसकी हम इंटेंसिटी ही तो यूज कर रहे हैं। इंटरनल जो लगा रहे हैं वो किस वजह से बन रहा है, वो मैग्नेटाइजेशन की वजह से बन रहा है, या फिर बोलो कि मैग्नेटाइजेशन की वजह से बन रहा है, जिसको हम आई से शो करते हैं, जिसको हम किससे शो करते हैं, आई से शो करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फील्ड है वो कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं मटेरियल के अंदर कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा
एच मतलब एक्सटर्नल फैक्टर के ऊपर प्लस आई के ऊपर। मैं बार बार बोल रहा हूं आई कोई फील्ड नहीं है, आई इज मैग्नेटाइजेशन। अब अंदर जो फील्ड बन रहा है वो मैग्नेटाइजेशन की वजह से बन रहा है, तो मैंने यही लिखा ना कि मैग्नेटिक फील्ड जो मटेरियल में होगा वो दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। एक तो एच जो कि हमारा एक्सटर्नल फैक्टर हुआ, क्या हुआ हमारा एक्सटर्नल फैक्टर हुआ, एक हुआ आई जो हमारा इंटरनल फैक्टर हुआ, अंदर मैग्नेटाइजेशन हो रहा है ना तो इसको इंटरनल फैक्टर बोल दिया। यस और नो, फटाफट से बताओ यार, इतनी चीजें फटाफट से बताओ। ठीक है, तो यहां पे मैं बी को ऐसे कर दूं कि बी इज इक्वल कर दूं, यहां पे लगा दूं एक कांस्टेंट म्यू नॉट, ये हो गया एच प्लस में आई, एच प्लस में आई। इतनी बात को ध्यान से देखिएगा, इतनी बात को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब एच सी वर्मा सर की बुक ये कहती है कि भाई अगर तुम इसको वैक्यूम के लिए लिखना चाहते हो, इसको किसके लिए लिखना चाहते हो, फॉर वैक्यूम, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि नो मटेरियल, कि यहाँ पे कोई मटेरियल नहीं है। भाई अगर मटेरियल नहीं है तो इसका मतलब मैग्नेटाइजेशन नहीं होगा, तो आई की वैल्यू जीरो हो गई ना, आई की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई। एच सी वर्मा सर की बुक बोलती है कि भाई वैक्यूम के लिए अगर तुम लिखना चाहते हो बी, इसका मतलब मटेरियल वहां पे नहीं है, तो मतलब आई की वैल्यू जीरो, क्योंकि मैग्नेटाइजेशन नहीं हुआ, तो इसका मतलब यहाँ पे आई को जीरो कर दो, तो फॉर वैक्यूम जो फील्ड बना वो म्यू नॉट एच बन गया। तो मैं यहाँ पे नोट ही लगा देता हूँ क्योंकि ये वैक्यूम के लिए लिख रहा हूँ, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। ये बात समझ में आ गई होगी। ओके, अब ध्यान से सुनना, बाहर से आप एक मैग्नेटाइजिंग फील्ड की स्ट्रेंथ ले रहे हो, मतलब इंटेंसिटी ले रहे हो, जिसको बोला हमने एच। अगर मैं उसको ज्यादा करता हूं तो उसी से तो मैग्नेटाइजेशन हो रहा है ना, तो मतलब एच जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई है या नहीं है भाई। अरे भाई सुनो, बाहर से मैंने फील्ड लगाया, मान लो मैं अलाइनमेंट ज्यादा करना चाहता हूं, अलाइनमेंट ज्यादा का मतलब मैग्नेटाइजेशन हो रहा है ना। अब बाहर से मैं क्या कर रहा हूं, फील्ड बढ़ा रहा हूं। वो बाहर से फील्ड कैसे बढ़ रहा है कि बाहर की इंटेंसिटी, फील्ड की इंटेंसिटी मैं बढ़ा रहा हूं, तो एच बढ़ाने से क्या होगा, आई बढ़ जाएगा, मतलब मैग्नेटाइजेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो मतलब एच इज इक्वल टू, यहाँ पे कॉन्स्टेंट लगा दो जिसको मैंने जीटा बोला, और ये बन गया आई। क्या इतनी बात समझ में आई। अरे भाई सुनो ध्यान से, अब अगर आप अलाइनमेंट जाते हो, अच्छा तो आप बाहर से एक्सटर्नल फील्ड जो उसको क्या करोगे, इंक्रीज करोगे ना, तो इसका मतलब आप उसकी इंटेंसिटी ही तो चेंज कर रहे हो, और उससे क्या हो रहा है, मैग्नेटाइजेशन इंक्रीज हो रहा है, उससे क्या हो रहा है, मैग्नेटाइजेशन इंक्रीज हो रहा है। तो मैंने बोल दिया ना कि बाहर वाला फैक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अंदर वाला फैक्टर के, एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, प्रोपोर्शनलिटी को हटाया, इक्वल लगाया, यहाँ पे आ गया कॉन्स्टेंट जिसको जीटा बोलते हैं। कई जगह इसको जीटा एम लिखा होता है, मैंने खुद अपने नोट्स में लिखा, तो वो भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इस एच को मैंने यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे, तो बी की वैल्यू कितनी आई, म्यू नॉट, यहाँ पे बन गया एच प्लस आई, आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू तो कोई है ही नहीं है यहाँ पे, तो एच की वैल्यू रख देते हैं ना, एच की वैल्यू रख देते हैं। एक मिनट रुको, हमने आई बोला, नहीं नहीं इसको ऐसे लिखो ना भाई, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इसको ऐसे लिखो कि भाई इंटेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एच है, मतलब आई इज इक्वल टू जीटा एच, ऐसे लिखेंगे। अब कई बच्चे, अरे सर आपने तो ऐसे बता दिया था, हो जाता है, आदमी ही तो भाई गलतियां करता है और कोई मशीन थोड़ा करेगी गलती, है ना। तो यहाँ पे आई जो है वो एच पे डिपेंड कर, मतलब ये जितना ज़्यादा ये उतना ज़्यादा ये, ठीक है। तो इसका मतलब आई की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो एच प्लस आई, आई हुआ जीटा एच, ठीक है। क्या हुआ, जीटा एच, मतलब बी इज इक्वल टू म्यू नॉट, ठीक है, 1 प्लस जीटा एच मैंने बाहर ले लिया। ये वैक्यूम के लिए था, ये किसके लिए है फिर, ये मीडियम के लिए है। मीडियम के लिए कैसे, अरे भाई मैं मीडियम के लिए इसको लिख सकता हूँ, मीडियम के लिए मैं इसको ऐसे लिख दूँ ना कि म्यू एच होगा। कहने का मतलब ये म्यू जो है वो इसके बराबर है, इसके बराबर, ये म्यू जो है वो इसके बराबर है। समझ में आ रहा है कि भाई ये म्यू जो है वो किसके बराबर है, वो म्यू नॉट 1 प्लस जीटा के बराबर है, ठीक है। तो ये चीज को याद रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। समझ आया या नहीं आया भाई, फटाफट से एक बार बता दीजिए। वैक्यूम के लिए अगर लिखते हैं तो बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट एच है, अगर मीडियम के लिए लिखना चाहते हैं तो हम इसको सीधा बी मीडियम म्यू एच लिख सकते हैं, जिसमें म्यू की वैल्यू जो है वो ये है, ये रही। अब यहाँ से मैं तुम्हें दो चीजें और बता देता हूँ। अच्छा सर आपने ये ससेप्टिबिलिटी नहीं बताई, अभी बताऊंगा, पहले सुनो यार। अभी यहाँ से मैं दो चीजें बता देता हूँ कि म्यू, इस म्यू को अगर मैं ऐसे लिख दूँ, म्यू अपॉन म्यू नॉट इज इक्वल टू 1 प्लस जीटा, तो म्यू अपॉन म्यू नॉट जो होता है ना वो म्यू आर होता है। रिलेटिव परमेबिलिटी, ये क्या है, परमेबिलिटी ऑफ मीडियम, ये क्या है, परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम, या फिर बोलो एब्सोल्यूट परमेबिलिटी।
तो म्यू अपॉन म्यू नॉट हुआ म्यू आर के बराबर, जिसको 1 प्लस जीटा बोला जाता है। तो ये एक रिलेशन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में भी बहुत बार आता है, बहुत बार आता है। पूरा रिलेशन भी तुम्हें बता दिया है। समझ आया या नहीं आया? अब ध्यान से पढ़ते हैं कि ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, क्या परमेबिलिटी होती है, इनको बिल्कुल डिटेल में पढ़ लेते हैं। ये एक डेरिवेशन था, आता है ये बोर्ड के अंदर, इसलिए मैंने तुम्हें पहले ये समझा दिया है। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने तुम्हें बता दी है। चल, अब मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की बात कर लेते हैं। क्या होती है भाई मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी? सुनो ध्यान से, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज ए मेजर ऑफ हाउ इजीली ए सब्सटेंस इज मैग्नेटाइज्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। भाई ससेप्टिबिलिटी बताएगी कि मटेरियल को कितना इजीली मैग्नेटाइज्ड कर सकते हैं। तो कौन सा मटेरियल है जिसको बहुत इजीली मैग्नेटाइज कर सकते हैं? फेरो। कौन है भाई? फेरो। तो उसके लिए आई की वैल्यू बहुत ज्यादा होनी चाहिए, लार्ज होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, है ना। पैरा को भी कर सकते हैं मैग्नेटाइज, बट थोड़ा सा फील्ड बाहर से एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है एज कंपेयर टू फेरो। तो इसके लिए भी ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू पॉजिटिव होगी, बट लार्ज उतनी ज्यादा लार्ज नहीं होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक होगी, है ना। और डाया में क्या होता है भाई? डाया में तुम कमेंट सेक्शन में बताना। वैसे तो यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है भी, मतलब आगे मैं पढ़ाने वाला, बट फिर भी तुम बताना। ठीक है, तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का मतलब है ये बताता है, या फिर बोलो कि इट इज अ मेजर ऑफ हाउ इजली ए सब्सटेंस इज मैग्नेटाइज्ड, ठीक है। और अभी हमने बात करी भी है कि आई जो है वो क्या है? जीटा एच होता है, मतलब जीटा इज आई बाय में एच। ठीक है, जीटा इज आई बाय में एच। और ये चीज ध्यान रखना, इन दोनों की यूनिट सेम होती है। तो ये स्केलर और वेक्टर, मतलब स्केलर और यूनिटलेस डायमेंशनलेस होते हैं। ठीक है, ये एक वैल्यू ही तो है, ये स्केलर ही होगा, कोई वेक्टर नहीं होगा। ठीक है, तो ये और ये इसकी यूनिट सेम होती है, तो यूनिट लेस होंगे, डायमेंशन लेस होगा ये पूरा फैक्टर। ओके, समझ में आ रही है चीजें? इतनी जल्दी से एक बार बता दीजिए। अब यहाँ पे जो ये जीटा है ना, जीटा भाई ये इनके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, ये मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा, ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, किसके ऊपर डिपेंड करेगा? मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। क्लियर हुआ? क्लियर? ओके, चल, तो ये चीज आप लोगों को पता लग गई है। मैं पूरी वैल्यूज भी बताऊंगा कि कौन सी वैल्यू किसकी होनी चाहिए भाई। ठीक है, पूरा एनसीईआरटी में उठा के लाया हूं तुम्हारे लिए, पूरा एनसीईआरटी। अब बात कर लेते हैं मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या होती है। मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या होती है? जो हमने म्यू की बात करी थी, किसकी बात करी थी? म्यू की, जो कि क्या आया था? B इज इक्वल टू म्यू एच हमने लिखा था, m लिखा था ना यहाँ पे, मीडियम था, तो यहाँ पे बी एम अपॉन में एच, यहाँ पे आ गया म्यू। तो बी एम कौन है? टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द फील्ड, वही तो था बी एम। एच कौन है? मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो भाई ये जो फॉर्मूला होगा ये होगा हमारे पास क्या? मैग्नेटिक परमेबिलिटी। बट इसका मतलब क्या है सर? समझ में नहीं आया। मतलब मैथमेटिकली हमें समझ में आ गया, बट है क्या? भाई एक मटेरियल है, वो अपने में से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अलाउ करता है, वो अपने में से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अलाउ करता है, पास होने देता है, वो होता है मैग्नेटिक परमेबिलिटी। अब यहां पे एक चीज का और ध्यान रखना कि भाई पैरा जो होता है उसके अंदर अलाइनमेंट उतना नहीं होता, मतलब पार्शियल होता है। तो इसमें फील्ड लाइंस जाएंगी बट उतनी ज्यादा नहीं जाएंगी। बट फेरो के अंदर बिल्कुल पास से हो गए जाएंगे, बिल्कुल मिड से बहुत सारी जाएंगी। आगे समझ में आएंगी वो चीजें। ठीक है, तो आपको पता लग गया कि मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिलेटिव परमेबिलिटी, जो भी मैंने बताया था तुम्हें कि भाई म्यू इज इक्वल टू है म्यू नॉट 1 प्लस जीटा, ऐसे था, आप देख सकते हैं। म्यू नॉट 1 प्लस जीटा, यही था, म्यू नॉट 1 प्लस जीटा। अब इसको मैं लिख दूं म्यू अपॉन म्यू नॉट, ये हो जाएगा म्यू आर के बराबर, ये हो जाएगा किसके बराबर? 1 प्लस जीटा के बराबर। और ये वैसे है जैसे हमने पहले चैप्टर के अंदर पढ़ा था, उसमें क्या था? एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर। था या नहीं था? था या नहीं था भाई साहब? यही तो था उस टाइम। भाई जिसने पहला चैप्टर पढ़ा नहीं, इस चैप्टर में मुश्किल नहीं होने वाली। अब ध्यान से देखो यहाँ पे लिखा क्या है। रिलेटिव परमेबिलिटी जो है वो है एक रेशियो किस किस का? परमेबिलिटी ऑफ एनी सब्सटेंस टू दैट ऑफ फ्री स्पेस। तो भाई फ्री स्पेस के लिए हमने लिखा था बी इज इक्वल, मतलब वैक्यूम के लिए लिखा था म्यू नॉट अपॉन म्यू नॉट एच। मीडियम के लिए लिख दिया था किसी सब्सटेंस के लिए, तो वो क्या था? म्यू एच था। तो इन दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड कर दो, एच से एच कर गया। तो म्यू अपॉन म्यू नॉट कौन है? म्यू अपॉन म्यू नॉट वही तो म्यू आर है, तो वो म्यू आर हो गया। बात वही है, बस वो घुमा रहा है, बात वही है, बस वो घुमा रहा है। ठीक है, समझ में आ रही हैं चीजें? ठीक है, चल अब आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं यार एनसीईआरटी के ऊपर। वैसे तो ये जो पूरे का पूरा निचोड़ है ये आपको लास्ट में मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा, देखो
एक मिनट रुक जाओ, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे मिल जाएगा, बट मैं फिर भी एक बार एनसीईआरटी में से तुम्हें पढ़ा देता हूँ कुछ चीज़ें जो मुझे लग रहा है कि तुम्हें यहाँ से पढ़ लेनी चाहिए। हालांकि मैंने पूरी पढ़ा दी है, तुम्हें पता भी लगता रहेगा कि हाँ सर ये चीज़ें हमने पढ़ ली है। तो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस कौन से होंगे भाई? देखो डाया में तुमने क्या चीज़ें पढ़ी थी, एक चीज़ का ध्यान रखना, डाया में तुमने क्या चीज़ें पढ़ी थी कि यहाँ पे जो डाइपोल मूवमेंट इंड्यूस होती है वो अपोजिट टू द अप्लाइड फील्ड होती है, पढ़ी थी ना डाया के अंदर। तो इसमें आप बोलोगे डायामैग्नेटिक सब्सटेंस आर दोज विच हैव टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू द वीकर पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। सर ये वाली बात समझ में नहीं आई। अरे भाई दूसरी भाषा में समझ लो, इन अदर वर्ड्स unlike the way a magnet attract metal like iron it would repel a diamagnetic substance। मतलब जब डायामैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जा रहा है तो फील्ड लाइंस के अंदर से नहीं जा रही है, बाहर से होके जा रही है, जैसे ये रहा, तो ये रिपेल हो रही है ना, एक तरीके से फील्ड लाइंस रिपेल हो रही है, फील्ड लाइंस क्या हो रही है, रिपेल हो रही है। क्लियर है? ये सारी चीजें इसकी प्रॉपर्टीज में आती हैं। ठीक है, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है, जिनके अंदर क्या होती है भाई, रिजल्टेंट मैग्नेटिक मूवमेंट इन एन एटम जो होती है वो जीरो होती है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं तुम्हें। ठीक है, और ये ऑर्बिटल मोशन की वजह से होती है। ठीक है, और फिर तुम्हें यहाँ पे पढ़ना ही क्या है भाई, बस यहाँ पे एग्जांपल याद रख लेना, क्योंकि ये सारी चीजें मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूँ। एग्जांपल याद रख लेना कि डायामैग्नेटिक सब्सटेंस के जो मटेरियल जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, बिस्मथ होता है, ठीक है, कॉपर होता है भाई, लेड होता है, सिलिकॉन होता है, ये सब चीज़ों को आप लोगों ने याद रखना है, एग्जाम्पल्स को आपने याद रखना है, नाइट्रोजन, वाटर, सोडियम क्लोराइड और ये एसटीपी पे। ओके, और डायामैग्नेटिज्म इज प्रेजेंट इन ऑल द सब्सटेंस, डायामैग्नेटिज्म इज प्रेजेंट इन ऑल द सब्सटेंसेस। ठीक है, ये भी याद रखना। बट जैसे फेरो वाला है, कई बच्चे बोलेंगे क्या फेरो में भी होता है ये चीज, क्या पैरा में भी होता है? हाँ होती है, बट वहां पे ये इफेक्ट उनके मुकाबले में कुछ ज्यादा बड़ा नहीं होता, तो इसलिए इसको इग्नोर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या चीज आप लोगों को याद रखनी है भाई, कि जो डायामैग्नेटिक है, मतलब मोस्ट एक्सोटिक डायामैग्नेटिक मटेरियल जो है वो सुपर कंडक्टर्स होते हैं, और मतलब मेटल्स जब इनको कूल किया जाता है वेरी लो टेम्परेचर पे, तो ये दो प्रॉपर्टी अपने पास रख लेते हैं, मतलब एक तो परफेक्ट कंडक्टिविटी आ जाती है इनके पास, और दूसरा ये परफेक्ट डायामैग्नेटिज्म आ जाता है इनके पास। यहाँ पे और क्या चीज याद रखनी है, और चीज याद रखनी है कि भाई साहब यहाँ पे जो ससेप्टिबिलिटी होगी वो क्या होगी, वो -1 होगी, -1, और जो म्यू आर होगा वो 0 होगा। फील्ड लाइंस को अपने में से नहीं जाने देता भाई, बाहर से जाने देता है। परमेबिलिटी क्या है, जो अपने में से परमिट करे, ये परमिट नहीं करता, तो इसलिए 0 लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीजें जो आप लोगों को पढ़नी है एनसीईआरटी से, मैंने ऑलरेडी इनको मार्क किया हुआ है, तो एक बार जरूर से देख लेना। और जो फिनोमिना होता है परफेक्ट डायामैग्नेटिज्म का सुपर कंडक्टर के अंदर, उसको बोला जाता है माइजर इफेक्ट। ठीक है, क्या बोला जाता है, माइजर इफेक्ट बोला जाता है, माइजर इफेक्ट। ठीक है, क्या बोला जाता है, माइजर इफेक्ट बोला जाता है। बस ये याद रख लेना, कभी कभार बोर्ड में आ जाए क्या है यार माइजर इफेक्ट, कि भाई फिनोमिना ऑफ परफेक्ट डायामैग्नेटिज्म इन ए सुपर कंडक्टर। और वो कब मिल रहा है, वेरी, जब इसको बहुत ज़्यादा ठंडा कर दिया जाता है, तो उसके अंदर दो चीज़ें, मतलब परफेक्ट कंडक्टिविटी और परफेक्ट डायामैग्नेटिज्म हो जाता है। समझ आ रही है? चलो अब आगे बढ़ते हैं। पैरा में क्या होता है भाई, पैरा में क्या होगा, ध्यान से सुनना। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आर दोज विच गेट वीकली मैग्नेटाइज्ड व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, दे हैव टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम ए रीजन ऑफ वीक मैग्नेटिक फील्ड टू स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। मतलब दे गेट वीकली अट्रैक्टेड टू ए मैग्नेट। मतलब देखो यहाँ पे क्या था, फील्ड लाइंस क्या थी ना, बाहर से जा रही थी। अब इसके केस में क्या होगा कि फील्ड लाइंस अंदर से जाएंगे। अभी दिखाता हूं मैं, तो ये देखो ऐसे अंदर से, बिल्कुल अंदर से नहीं जा रही है, मतलब ठीक है उसके अंदर से जा रही है, तो वीकली अट्रैक्टेड है। ये क्या है, ये वीकली अट्रैक्टेड है, वीकली अट्रैक्टेड। ठीक है, उसके बाद अच्छा ये बीच की लाइनें सर क्यों छोड़ दी, ये सारी चीजें मैंने पढ़ा दी है तुम्हें, ये सारी की सारी चीजें तुम्हें पढ़ा दी है। ठीक है, अब इसके बाद द फील्ड लाइंस गेट कंसंट्रेटेड इनसाइड द मटेरियल एंड द फील्ड इनसाइड इज एनहांस्ड। अब अंदर से फील्ड लाइंस जा रही हैं, तो अंदर से फील्ड लाइंस जा रही हैं और एक मैग्नेटाइजेशन की वजह से फील्ड बन रहा है, तो वो फील्ड एनहांस हो रहा है। व्हेन प्लेस्ड इन ए नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड द बार विल टेंड टू मूव फ्रॉम वीक फील्ड टू स्ट्रॉन्ग फील्ड। ठीक है, अब यहाँ पे फील्ड लाइंस क्या है भाई, फील्ड लाइंस लगाई थी, वो बाहर से अंदर की तरफ जा रही है, अंदर क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है मटेरियल के। तो ये चीजें याद रखनी है कि भाई जब इनको किस में रखा जाए, जब इनको नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखा जाता है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होती है, मैग्नेटिक फील्ड द बार विल टेंड टू मूव फ्रॉम वीक फील्ड टू स्ट्रॉन्ग फील्ड। ठीक है, और कौन कौन से होते हैं, ये एल्यूमिनियम, सोडियम, कैल्शियम, ये सब चीजें होते हैं। और इनके अंदर पैरामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर, मतलब जो ससेप्टिबिलिटी होती है,
ससेप्टिबिलिटी या फिर मैं म्यू आर की बात करूं, वो मटेरियल पे तो डिपेंड करेगी ही करेगी, साथ में वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगी। किस पे डिपेंड करेगी भाई साहब? टेम्परेचर पे भी डिपेंड करने वाली है। ठीक है, समझ में आ रही है चीजें? चलो अब आगे बढ़ते हैं। फेरो में भाई कि भाई बिल्कुल अंदर से, मतलब ये बहुत अच्छे से इसके अंदर जो डाइपोल मोमेंट्स है बहुत अच्छे से अलाइन होती हैं, तो इसका मतलब ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होता है। क्या होता है? स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होता है, या फिर बोलो कि दे हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम रीजन ऑफ वीक मैग्नेटिक फील्ड टू स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, मतलब दे गेट स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टू ए मैग्नेट्स। ये प्रॉपर्टीज है, याद रखनी ही पड़ेंगी आप लोगों को। सारी चीजें मैंने तुम्हें बता दी हैं। इसमें क्या होता है? फील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इसका मतलब क्या है? ये स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है टू ए मैग्नेट्स। ठीक है, मतलब ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होते हैं। दे हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम रीजन ऑफ वीक मैग्नेटिक फील्ड टू स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। वीक से स्ट्रॉन्ग में इस तरफ जा रही है एकदम से लाइन है, बिल्कुल अंदर। दिखा देते हैं अभी, अगर हमने डायग्राम लगाया होगा। यहाँ पे वो वाला डायग्राम हमने नहीं लगाया। ठीक, बाकी मैंने ये सब बता दिया था कि हर एक डोमेन के पास क्या होता है? अपना मैग्नेटाइजेशन होता है, और डोमेन का साइज है ये याद कर लेना। जो डोमेन का साइज होता है टिपिकली 1 मिलीमीटर होता है। ठीक है, और लगभग 10 की पावर 11 एटम्स ये कंटेन करती है। ये चीज़ ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बस ये दो फैक्टर जो वैल्यूज मैंने अभी बताई है, क्योंकि पहले हमने नहीं बताई थी। ठीक है, चलो अब यहाँ पे क्या होता है कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर क्या होता है? द फील्ड लाइंस आर हाईली कंसंट्रेटेड, बीच में से बिल्कुल बीच में से अच्छे से जा रही होती हैं। और नॉन यूनिफॉर्म के केस में क्या होता है? इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड द सैंपल टेंड टू मूव टुवर्ड द रीजन ऑफ हाई फील्ड। ठीक है, वैसे ये लिक्विड फॉर्म में नहीं होता, ये सॉलिड फॉर्म में ही होता है फेरो वाला। ठीक है, ओके चलो। अच्छा, एक चीज का याद रखना आप लोगों को, यहाँ पे एक चीज का याद रखना। अभी क्या होता है ना कि जब हम मटेरियल लेते हैं, ठीक है, जब हम मटेरियल लेते हैं और उस मटेरियल को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो उसके अंदर क्या आ जाती है? अभी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, क्योंकि वो मैग्नेटाइज हो जाता है। क्या हो जाता है? मैग्नेटाइज हो जाता है ना। अब क्या होगा कि अगर मान लो तुमने मैग्नेटिक फील्ड को हटा दिया, तो क्या है? देखो फेरो के अंदर क्या होता है? फेरो के अंदर क्या होता है? सम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है कि मैग्नेटाइजेशन परसिस्ट होता है, मतलब रहता है। जब हम क्या कर देते हैं? एक्सटर्नल फील्ड को अगर रिमूव भी कर दे तब भी रहता है। इस तरीके के मटेरियल को बोलते हैं हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। ध्यान से सुनो भाई, फेरो के केस में क्या होता है? अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड लगाया और मैग्नेटिक फील्ड लगाने के बाद आपने देखा कि उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ चुकी हैं, फील्ड को हटा दिया, अब भी उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बची हुई हैं, परसिस्ट करती हैं, तो इसका मतलब वो है हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल, जिसको क्या बोलते हैं? हार्ड फेरोमैग्नेट्स भी बोलते हैं। जिसमें ये एग्जांपल अलग अलग दिए हुए हैं, एलॉय ऑफ आयरन, एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट, ये सब चीजें। ठीक है, दूसरी तरफ भाई जिसके अंदर मैग्नेटाइजेशन, भाई मैग्नेटाइजेशन क्या हो जाए? डिसअपीयर हो जाए ऑन रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, तो उसको बोलते हैं सॉफ्ट आयरन। यहाँ पे था हार्ड, मतलब सॉरी, इसको सॉफ्ट आयरन बोलते हैं, इसको सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं। उसका एग्जांपल इज सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन इसका एक बढ़िया वाला एग्जांपल है। सॉफ्ट आयरन जो है भाई साहब, इसका क्या है? एक बढ़िया वाला क्या है? एग्जांपल है। 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट रुकिएगा। ठीक है, चल इतनी बातें समझ में आई? ये नहीं आई? इसकी जो रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी होती है वो लगभग इस तरीके से होती है, मतलब बड़ी होती है किससे? 1000 से, 1000 फैक्टोरियल से। ठीक है, हाँ उसके बाद देखो यार यहाँ पे, अब यहाँ पे देखना, एट हाई इनफ टेम्परेचर ए फेरोमैग्नेटिक बिकम ए पैरामैग्नेट। ये अभी मैं समझाता हूँ तुम्हें कि जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है तो क्या होता है कि जो फेरो है वो पैरा बन जाता है। क्यों? क्योंकि भाई टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो जो रैंडम मोशन है डाइपोल्स का वो ज्यादा हो रहा है, तो वो अलाइनमेंट उतना अच्छा नहीं हो पाएगा। और अलाइनमेंट उतना अच्छा किसमें नहीं होता? पैरों में। क्या पैरो फिर से क्या बन सकता है? यस, अगर टेम्परेचर को और ज्यादा हम इंक्रीज कर दें, हाँ जी, टेम्परेचर को अगर हम और ज्यादा इंक्रीज कर दें तो इसका मतलब पैरा भी डाया बन सकता है। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स है जो आप लोगों को याद करने ही होंगे। अब बात कर लेते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ये लास्ट है, इसके बाद ये पूरा चैप्टर खत्म है। बस 5-7 मिनट और रुक जाओ, फिर खत्म करते हैं। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की। कलर चेंज कर देते हैं यार, ये लो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। दो मटेरियल के लिए हम बात करने वाले हैं, एक है हमारे पास पैरामैग्नेटिक मटेरियल और एक है फेरो। देखो, जब अगर हम अलाइनमेंट चेक करें, सबसे पहले हम एक बार अलाइनमेंट की बात करते हैं। मान लो आपने क्या किया भाई? टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया। आपने क्या किया? टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, तो उससे क्या होगा? रैंडम मोशन होगा। उससे क्या होगा? रैंडम मोशन होगा, मतलब रैंडम मोशन इंक्रीज होगा किसका? डाइपोल्स का। तो क्या अलाइनमेंट उतनी अच्छी होगी? क्या अलाइनमेंट उतनी अच्छी होगी? जी नहीं होगी। तो इसका मतलब
मैग्नेटाइजेशन उतना अच्छा नहीं होगा। तो आप बोल सकते हो कि मैग्नेटाइजेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। भाई सुनो, आप क्या कर रहे हो, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो रैंडम मोशन बढ़ रहा है, वाइब्रेशन बढ़ रही है, तो अलाइनमेंट उतना अच्छा नहीं हो रहा है। तो मैग्नेटाइजेशन और टेम्परेचर के बीच में किस तरीके का रिलेशन है भाई, इनवर्स का रिलेशन है। कैसा रिलेशन है, इनवर्स का रिलेशन है। समझ आई। तो ये एक रिलेशन है जो आप लोगों को याद कर लेना है, मतलब कोर्स के अंदर नहीं है, सिर्फ याद कर लेना कि आई इज इक्वल टू क्या होता है, सी बी नॉट बाय टी होता है। सी बी नॉट, सी कौन है, क्यूरी कॉन्स्टेंट, बी नॉट इज मैग्नेटिक फील्ड, टी इज कौन है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब बी नॉट तुमने पढ़ा था कि क्या होता है, कि बी नॉट होता है म्यू नॉट एच, पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, बी नॉट क्या होता है, म्यू नॉट एच। ओके, अब आपने क्या किया भाई, इसको यहाँ पे रख दिया, बी नॉट की जगह इसको यहाँ पे रख दिया, इसको यहाँ पे रख दिया, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना। आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू है सी बी नॉट बाई टी, आई की वैल्यू जीटा एच, ऐसे लिख सकते हैं, पीछे पढ़ के आए हैं अभी हम। और सी बी नॉट की वैल्यू इज म्यू नॉट एच, नीचे कैपिटल टी, मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो कि केल्विन में होता है, एच से एच कैंसिल, तो ससेप्टिबिलिटी सी म्यू नॉट बाय टी। अब ध्यान से देखो, ये क्या है, कॉन्स्टेंट ही तो बचा, तो मतलब ससेप्टिबिलिटी और टेम्परेचर में इनवर्स का रिलेशन है, इनवर्स का रिलेशन है, ठीक है। ये होता है क्यूरीज लॉ। ये क्या होता है, क्यूरीज लॉ, तो यही क्यूरीज लॉ होता है, ये वाला क्यूरीज लॉ नहीं होता है, क्योंकि पैरों के लिए, पैरा के लिए हम डिफाइन कर सकते हैं ना भाई, ठीक है। तो क्यूरीज लॉ यहाँ पे है, क्यूरीज लॉ यहाँ पे है। क्लियर हुआ, यस और नो, ठीक है। अब बदलाव कैसे आता है वो समझ लेते हैं। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है कि आपने क्या करा, टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया। देखो मैंने यहाँ पे क्या चीज बताई है तुम्हें, मैंने यहाँ पे तुम्हें क्या चीज बताई है कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो उससे मैग्नेटाइजेशन क्या होगा, घटेगा, उससे मैग्नेटाइजेशन क्या होगा, घटेगा। मान लो आपने इस चीज को बढ़ा दिया, टी को बढ़ा दिया, तो ससेप्टिबिलिटी घट रही है ना, टी को अगर बढ़ा रहे हो तो ससेप्टिबिलिटी घट रही है, याद रखना ये चीज, ठीक है। चलो अब ध्यान से सुनना, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर अगर हम बात करें, टेम्परेचर को आपने इंक्रीज कर दिया, टेम्परेचर आपने इंक्रीज कर दिया तो उससे क्या हो रहा है भाई, किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ऐसा होगा कि जो रैंडमनेस है वो ज्यादा हो जाएगी, मतलब जो अलाइनमेंट था वो बिगड़ जाएगा, अलाइनमेंट जो था वो बिगड़ जाएगा। तो जिस टेम्परेचर पे वो अलाइनमेंट हुआ है, मतलब जो रैंडम मोशन हुआ डाइपोल्स का, देखो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है तो सारे के सारे मान लो अलाइन थे, मान लेते हैं कि अलाइन थे, ठीक है। अब हमने क्या करा कि टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, 10 करा, 20 करा, 30 करा, 40 करा, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर आया जिसपे क्या हुआ कि इनका अलाइनमेंट खराब होना शुरू हो गया, ठीक है। तो उस टाइम पे ये क्या हो रहा है, किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो फेरो है वो क्या बन जाएगा, पैरामैग्नेटिक मटेरियल में बनना शुरू हो जाएगा। और जिस टेम्परेचर पे ये बनता है उसको क्यूरी टेम्परेचर बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, क्यूरी टेम्परेचर बोलते हैं, जिसका रिलेशन इस तरीके से होता है। ये हमें सिर्फ याद करने हैं, ये चीजें बस हमें याद करनी है और कुछ भी नहीं है, क्लियर है। तो ये चीजें आप लोगों को याद रखनी है अपने बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, कि भाई पैरामैग्नेटिक मटेरियल का अगर हम देखें तो उसके अंदर हमें कुछ ऐसा यहाँ पे फॉर्मूला दिखता है ससेप्टिबिलिटी और टेम्परेचर के बीच में। अगर हम टेम्परेचर, मतलब अगर हम पैरा के अंदर क्या करना चाहते हैं, अलाइनमेंट अच्छा रखना चाहते हैं, तो टेम्परेचर को कम करेंगे, कम करेंगे, टेम्परेचर को कम करेंगे और अलाइनमेंट अच्छा होगा, ससेप्टिबिलिटी उसकी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ससेप्टिबिलिटी का मतलब क्या है कि कितना इजीली उसको मैग्नेटाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो भाई साहब ये हैं सारी चीज़ें, और ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो आप लोगों को याद रख लेनी है। ये प्रॉपर्टीज़ है फेरो की, ये पैरा की और ये डाया की, सारी चीज़ें यहाँ पे बताई हुई हैं कि भाई ये कैसे, देखो ये यहाँ पे स्टेट बताई हुई है कि किस स्टेट में ये पाए जाते हैं, स्टेट का मतलब इनकी किस अवस्था में ये होते हैं। फेरो जो होते हैं वो सॉलिड में ही होते हैं, पैरो जो होते हैं वो सॉलिड में ही होते हैं, और ये जो आपका पैरो है, सॉरी पैरो नहीं, पैरा जो है वो आपका, अरे भाई कलर चेंज कर लेते हैं, एक मिनट रुको, ये आपका सॉलिड लिक्विड गैस इन सब में होते हैं, ये भी आपका सॉलिड लिक्विड गैस में होते हैं। बाकी सारी चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ कि ये स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं, ये वीकली अट्रैक्टेड होते हैं, ये वीकली रिपेल्ड होते हैं। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को पढ़ लेनी है अपनी बुक से। ये एनसीईआरटी में एक ग्राफ दिया हुआ है कि भाई डाया, पैरा और फेरो के लिए ससेप्टिबिलिटी की रेंज क्या होती है, यहाँ पे पैरा में क्या रेंज होती है, यहाँ पे फेरो में क्या रेंज होती है। तो ये जस्ट क्रैमिंग पोर्शन है, बाकी मैंने चीज़ें तुम्हें बता दी हैं कि भाई किस तरीके से हमें पढ़ना होता है, ठीक है। तो अभी के लिए बस फिर इस वीडियो को, इस सेशन को यहीं पे करते हैं समाप्त। आई होप कि ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा है, अगर अच्छा लगा है तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना। तो मिलते हैं नई क्लासेस में, नई वीडियो में। सो बाय, टेक केयर।